Zombie apocalypse. एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। तो फाइनली वेट इज़ ओवर नाउ। वाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तक क्या था कि मैं फ़ोन की स्क्रीन पे कराता था तो हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर पाता था। मोस्टली जो मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में जिनमें एक्सप्लेनेशन कम की नीड होती थी उस तरह के क्वेश्चंस लेता था। बट फ्रॉम टुडे आई विल मैनेज ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे कि आज मैंने एक जैसे ट्रेलर होता है तो बस आज एवरीथिंग को चेक करने के लिए मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे मैं माइक वाइक लाइटिंग वाइटिंग उसको देख लूँ। उसके बाद फिर फ्रॉम टुमारो आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आपको सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव का CGS मात्रक दिया हुआ है। क्या है? 70 डाइन पर सेंटीमीटर। अब यू ऑल नो कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। कितने होते हैं? 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, तो एक डाइन में अगर निकालें तो वो 10 की पावर -5 न्यूटन होंगे। ये कन्वर्जन आपको पता होना, अगर पता है देन डेफिनेटली आप कर सकते हो। अब देखो 70 था, 70 को हमें इंटरचेंज करना था। ऊपर है डाइन, ठीक है, डाइन को हम न्यूटन में बनाएंगे तो एक डाइन बराबर कितना होता है? 10 की घात -5 न्यूटन बटे नीचे सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को जब आप मीटर में इंटरचेंज करोगे तो 10 की पावर -2 से गुणा करोगे तो 10 की पावर -2। अब देखना 70 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 70 इंटू 10 टू द पावर 70 गुणा 10 की घात -3 मिला। अब ये जीरो खत्म किया तो माइनस का 2 रह गया। अब आप देखो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 7 इंटू 10 टू द पावर -2। तो आपने क्या सीखा कि इस तरह के इंटरचेंज के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। सिमिलरली 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। हो सकता है जूल का क्वेश्चन पूछ दे। अब जो आपने देखा सरफेस टेंशन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पता होना चाहिए कि अगर किसी भी द्रव का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ऐसी चीज़ें आपको कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, मैंने सेपरेट पूरा चैप्टर पढ़ाया है सरफेस टेंशन, जाके देख लेना कि कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, सहसंजक, असंजक, ठीक है, इम्प्योरिटीज मिला देने पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, तो सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिया है गामा इज इक्वल टू CP/CV। ठीक है, थोड़ा मैनेज करना, हमें भी पता है विजिबल नहीं है बट मैं जो बोल रहा हूँ उन पे भी ध्यान देना। हमें दिया हुआ है गामा इज इक्वल टू CP/CV और आपको 4 रिजल्ट दिख रहे होंगे। आपको ये वेरीफाई करना है कि कौन सा रिजल्ट इनमें से सही है। ठीक है, तो एक बार आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करना, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। चारों ही ऑप्शंस आप देखो। हमने बी ऑप्शन देखा गामा इज इक्वल टू 1+R/CV। हमने देखा गामा इज इक्वल टू 1+R/CV। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हो कि सर आपने ये कैसे कह दिया कि बी ऑप्शन ही देखना है। अभी बता रहा हूँ। आप अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए पाइसन ने नियम दिया था कि CP-CV इज इक्वल टू R। इट मीन्स जो स्पेसिफिक हीट होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, उसमें से अगर हम स्पेसिफिक हीट होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको अगर घटाएंगे तो उनका जो अंतर होगा वो हमें रिक्वायर्ड कांस्टेंट्स के इक्वल मिलता है। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और सेकंड थिंग ये भी पता होगी CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। अब देखो, अब इस वाली इक्वेशन में जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें हम R की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं? वी कैन रिप्लेस R बाई CP-CV, यानी कि हम R की जगह पे लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू 1+R की जगह पे क्या लिख सकते हैं? CP-CV बटे नीचे क्या था? CV। अब अगर हम LCM ले लें, ध्यान से देखना, इसके बटे में 1 करके अगर हम LCM ले लें तो हमें क्या दिख रहा है? CV इधर आएगा तो CV प्लस LCM ले रहा हूँ CP-CV बटे CV। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव का CV और ये पॉजिटिव CV, ठीक है, कट गए। हमें क्या मिल गया? गामा इज इक्वल टू CP/CV। ठीक है, जो कि इनिशियली आपको दिया हुआ था, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया बी ऑप्शन। अब देखो एक बात आप सोच सकते हो कि सर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि हमें बी ऑप्शन ही उठाना है। तो देखो इतना आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो देखो आप चारों ही ऑप्शंस जो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो एलिमिनेट करना सीखो। सबसे पहला ऑप्शन आपने देखा 1+ गामा, तो उसमें पॉजिटिव है तो इसका मतलब जब हम LCM लेके कट करेंगे तो वो कटेगा नहीं। इट मीन्स पॉजिटिव वाला हम नहीं ले सकते थे। जैसे ही हम फर्दर बी ऑप्शन पे गए तो हमें एक अप्रोच दिखी
तो गाइज़ मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि यार बोर्ड पे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब मैं रैंडमली कर रहा हूँ एकदम से, मतलब अभी मेरे आइडिया आया माइंड में कि चलो आज 25 क्वेश्चंस आपको वाइट बोर्ड पे करा दिए जाएँ, लेकिन ये मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ विजुअल नहीं हो रहा है। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और आज इन्हीं सब में क्या हुआ कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट आपको सुबह मिलता है, तो वो भी आज मैंने अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने प्लेलिस्ट के मैं कुछ 3 से 4 सिलेक्टिव वीडियो, जो कुछ पुराने वीडियो हैं जिनका रिवीजन आज शायद आप लोगों ने अभी नहीं किया हो, तो उनको मैं आपको इसी वीडियो में पीछे इंक्लूड किए दे रहा हूँ उन क्लिप्स को, तो उनसे आज आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। कल तक मैं यहाँ पे एक लाइट अरेंज करूँगा, ठीक है, और 2 मार्कर अरेंज करूँगा। फिर परसों से हम लोग रेगुलर वाइट बोर्ड पे 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक यार मज़ा नहीं आता है, जब तक मतलब पूरा विजुअल ना हो, पूरा मतलब इंप्रेशन ना हो, ठीक है। फिर देखेंगे, लाइव क्लासेस भी करेंगे। बाकी फिजिक्स की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको क्या करना है, आपको इनकरेज, कोई अगर टीचर है, कोई आपका ट्यूटर है, कोई गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको केवल नीड होती है। ये नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ते हैं, आप अगर आपको लगता है कि ये हमें प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, तो उसको केवल आपके मोटिवेशन की नीड होती है। वो काम करता है केवल मोटिवेशन पे। यूट्यूब से कोई इतना रेवेन्यू नहीं होता है कि मतलब मेरा बहुत रेवेन्यू हो रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर काम करूँ। मेरा बस पैशन है आपको पढ़ाना, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बस वो क्या है कि आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हो, तो इसलिए ये सब चल रहा है, तो आगे भी चलता रहेगा, आई प्रॉमिस यू। बस ठीक है, आई थिंक आप लोग समझने की कोशिश करोगे, और आज आप इन क्वेश्चंस का मैं आपको दे रहा हूँ इसी वीडियो में, उनका रिवीजन कर लेना, ठीक है। और कल से फिर नए मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू। लाइमन, एक देखो लाइमन श्रेणी होती है, एक बामर होती है और एक पाश्चन होती है। तीनों श्रेणियों से क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो लाइमन श्रेणी होती है वो आपकी पराबैंगनी किरणों के पराबैंगनी क्षेत्र के लिए होती है, ठीक है। और जो आपकी बामर होती है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसने पिछली बार को पेपर दिया होगा उनको पता होगा, इन तीनों श्रेणियों से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और जो बामर होती है वो दृश्य प्रकाश के भाग में होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दृश्य वाली है, जो बामर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो पाश्चन श्रेणी है वो अवरक्त क्षेत्र में होती है, ठीक है। इन तीनों को आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगामी तरंग यानी कि प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है, तरंग की चाल बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। डायरेक्ट 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो तरंग की चाल ओमेगा बटे के से, जहाँ पे ओमेगा, ये जो इक्वेशन लिखी है इसकी कंपैरिजन कराओ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से। तो जो टी का कोफिशिएंट है वो ओमेगा होता है और एक्स का कोफिशिएंट के होता है। सिंपल सा फंडा, आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। वेलोसिटी के लिए ओमेगा होता है टी का गुणांक, टी का गुणांक हमें कितना दिख रहा है 200, तो 2000 सॉरी, बटे के होता है एक्स का कोफिशिएंट बटे 5। जब इसे कट करोगे तो ये 400 आ जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चैलेंज हमें सिर्फ जितने ये दिख रहे हैं सिमिलर क्वेश्चन है सभी, किसी में वेवलेंथ पूछा है, तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कि टी का कोफिशिएंट होता है ओमेगा और एक्स का कोफिशिएंट होता है के। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें जिसका समीकरण इक्वेशन दिया गया है प्रगामी तरंग का, और हमें क्या है, तरंग दैर्घ्य फाइंड करनी है। तो सेकंड फॉर्मूला आप याद रख लो, तरंग दैर्घ्य का याद रख लो 2 पाई बटे के। आप 2 सेकंड में, जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है वो यही होनी चाहिए। जो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला है वो आप लिख लो 2 पाई बटे के, जहाँ पे के होता है एक्स का कोफिशिएंट। अब बट इज इक्वल टू 2 पाई बटे के का मान होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे 0.029 ही है, पाई भी है, क्योंकि पाई का अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, तो पाई का अंदर गुणा करेंगे तो पाई भी रहेगा यहाँ पे। तो पाई से पाई कट जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर भी इसका राइट आंसर हो गया। तो हमने देखे 2 फॉर्मूले देखे हैं, जिन दोनों को आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी फ्रिक्वेंसी पूछी जा सकती है, तो उसके लिए थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं इसका इक्वेशन लिख दूँ, बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। के एक्स पहले हो सकता है, ओमेगा टी बाद में हो सकता है, जैसे इसमें था। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि नेगेटिव साइन बाहर निकाल के वो करना है, बस आप देखना है एक्स का कोफिशिएंट आपका के होगा और टी का कोफिशिएंट आपका ओमेगा होगा। अब इससे देखें हम, तो ओमेगा टी यानी कि ओमेगा हमें 628 मिला, तो ओमेगा हमें मिला 628। कितना मिला? 628। ओमेगा होता है 2 पाई एन। ये, और अगर फ्रिक्वेंसी पूछी जाए तो ये फॉर्मूला आपको भी पता होना चाहिए कि ओमेगा होता है 2 पाई एन 628, तो 2 पाई एन। अब देखो एन हमें फाइंड करना है, पाई का मान होता है 3.14,
पाई का मान होता है 3.14। 2 से जब इसे कट करेंगे तो ये 314 आएगा। अब वैसे ये कट जाता, अगर ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 इधर आ जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर हमें 100 हर्ट्ज दिख रहा है। तो ये 3 टाइप थे जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चांसेस हैं कि आगे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो जो 2 सिमिलर क्वेश्चन हैं इनमें एक में पूछा गया है कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस, और एक में पूछा गया है पथांतर। सबसे पहले तो आपको जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए कि कलांतर और पथांतर में जो रिलेशन होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, अब क्या है कि कलांतर, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कलांतर पूछा गया है, तो फेज डिफरेंस आपका निकालना है तो आप सेकंड वाले में से, सेकंड इक्वेशन के फेज डिफरेंस में से फर्स्ट का घटा दोगे तो आ जाएगा सिंपली। लेकिन दोनों अगर फेज डिफरेंस हम तब निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से जब यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन हो, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस हो। तो आपको दिख रहा है कि जब इस वाले पोर्शन में से पूरा ये वाला पोर्शन घटाएंगे तो सब कुछ कट जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना है सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, इसको साइन में बनाएं तो π/2 साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, π/2 माइनस पूरी चीज़ लिखेंगे तब ये साइन में बन जाएंगे। अब इसमें से ये घटाएंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, kx से kx कट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लगेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो हमें π/2 मिल जाएगा फेज डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, π/2 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बहुतों को तो रटा होगा, याद होगा, लेकिन कैसे हुआ मैंने अब बता दिया। अब इस क्वेश्चन में आप देख के डर मत जाना, जितना ये डरावना दिख रहा है उतना ही इसका सुपर इजी आंसर है। देखो, हमने बताया कि पहले पाथ डिफरेंस के लिए पहले हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूले में रख देंगे। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड वाले में से फर्स्ट वाली पूरी चीज़ घटा देनी है। तो सेकंड वाले में से जब फर्स्ट वाला घटाएंगे तो जब यहाँ नेगेटिव चिन्ह लगेगा तो ये साइन बदल जाएंगे, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, 2π है इससे ये कट जाएगा, केवल हमें कितना मिलेगा, फाई। तो फेज डिफरेंस हमें जो है वो कितना मिल गया, फाई। अब फॉर्मूला लगाया, कलांतर हमें निकालना क्या है, पथांतर, तो पथांतर होता है λ/2π इंटू कलांतर, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। देखो, देखने में डरावना लग रहा था लेकिन क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, तो कलांतर पथांतर से ऐसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको वेलोसिटी दे दे और फ्रिक्वेंसी दे दे और कलांतर दे के पथांतर पूछे, तो एक स्टेप और यहाँ पे कर लेना है कि पहले हमें लैम्डा निकाल लो। v = होता है n लैम्डा, तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें तो v/n यानी कि 360 चाल है और n यानी कि 500, इसको कट करेंगे तो ये 18/25 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 18/25, हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूला लगा दो पथांतर का, क्या होता है, 2π पथांतर डेल्टा x बराबर λ/2π इंटू कलांतर। अब कलांतर हमें 60 डिग्री है, लेकिन हम इसको रेडियन में रखेंगे, π/3 रखेंगे, तो पाई से ये पाई कट जाएगा, सिंपली कट करोगे तो 12/100 आएगा मीटर में। आप कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन इसको 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बटे 100 है तो इसको मीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर दिख जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं, इसमें कलांतर दे दिया है, पथांतर दे दिया है, कलांतर पूछा है, तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो उसकी अप्रगामी तरंग यानी कि प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, y = a sin ωt - kx, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जिसमें हमें बीट्स समझने को मिलेंगे। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं विस्पंद से, तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं MCQs। देखो, बीट्स क्या होते हैं कि जब दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की जो तरंग है उनको सुपर इम्पोज कराएंगे, जैसे सपोज एक 256 की है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक 256 है, एक 252 है। अगर इन दोनों को एक साथ, स्रोतों को एक साथ बजाएं तो इनका जो डिफरेंस है 4 बीट्स हमें पर सेकेंड, 4 विस्पंद पर सेकेंड हमें सुनाई देंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 A और B हैं, अगर A की आवृत्ति n है, B की भुजा पर मोम लगा देने पर B की आवृत्ति क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन को हम डेटा लेके समझते हैं तो कभी गलत नहीं होगा। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला मोम लगाने वाला, दूसरा रेत देगा वो रेत। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे A है और B, हम डेटा ले लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। A की फ्रिक्वेंसी 90 है, ठीक है, और B पे हमने B की x से हमने मोम लगा दिया, उसके बाद हमें 5 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं, तो B की हमें फाइंड करनी है। तो जिस पे मोम लगाया गया है, B पे अगर मोम लगाया गया है तो 90 में से 5 घटाएंगे तो इसकी 85 हो जाएगी, 85। इसी क्वेश्चन में अगर कहता है A की 90 है और B की x है, 5 बीट्स हमें पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अगर B की भुजा, एक भुजा को रेत दिया जाता तब फिर B की 95 हो जाती, तब इसमें ऐड हो जाता, +5 हो जाता। तो इसमें सिमिलर उसके लिए ये हो जाता है n+x, उसके लिए n-x। 2 तरह के पूछे जा सकते हैं, एक मोम लगा देने वाला और एक रेत देने वाला। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25 सेकेंड में 2 बीट्स उत्पन्न होते हैं, तो फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो एक फार्मूला 1/n1 - n2 =
डेल्टा टी यानी कि टाइम पीरियड, समयांतराल, ये इसका बेसिक, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसीज़ का अंतर अगर यहाँ हम ले जाएंगे तो यहाँ पे इधर ये जाएगा, तो सिंपली हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, यानी कि 2/, हमें कितना कर देना है, 2/0.25। तो यहाँ से डेसिमल ऊपर जाएगा तो 25 से 8 बार कट जाएगा, यानी कि 8 बीट्स हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 बिस्पन थे तो इसलिए 2 ऊपर रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरह की क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएंगे कि एक अननोन आवृत्ति का सोर्स है एस, 256 के साथ 2 बीट्स होते हैं और 260 वाले के साथ 6 बीट्स होते हैं, तो एस की फ्रिक्वेंसी बतानी है। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो 256 के साथ कितने हो रहे थे, 2 बिस्पन, तो प्लस माइनस 2 कर लो, तो यहाँ से 2 फ्रिक्वेंसी मिलेंगी। एक 256 में प्लस 2 करोगे तो 258 मिलेंगी, और 256 में से जब 2 घटाओगे, नेगेटिव चिन्ह लोगे तो 254 मिलेंगी। सिमिलरली 260 वाले के साथ लिख लो, 260 प्लस माइनस 6 बीट्स मिल रहे थे, तो एक 260 में 6 जोड़ोगे तो 266 होगा, और एक 260 में से 6 घटाओगे तो 254 होगा। अब दोनों में से जो कॉमन हो वही आंसर हो जाएगा, 254 दोनों में है तो 254 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद पीछे भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान आयाम की यानी कि समान एम्पलीट्यूड की 3 फ्रिक्वेंसीज हैं n-1 n, इनके अध्यारोपण से विस्पंद की संख्या क्या है। अब देखो मैंने बताया था 2 के केस तो बताया था, जैसे एक है, एक में 85 है, एक में 80 है, 7 चलाएं तो बीट्स जो है 5 इनका डिफरेंस होता है। लेकिन 3 वाले को कैसे करोगे, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं। 3 का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले इसको इसके साथ देखोगे तो इसके साथ 1 मिलेगा, फिर सेकंड और थर्ड के साथ बात करोगे तब 1 मिलेगा, ऐसे ही सिमिलरली इस थर्ड वाले के इसके साथ देखोगे तो 2 मिलेंगे। इसके बाद 3 का क्वेश्चन अगर कभी आ जाए, फिर इन तीनों का एलसीएम आपका आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, थर्ड अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y = a sin ω_t और y2 = a sin ω_t, प्रति सेकंड बनने वाले विस्पंदों की संख्या। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा लैंग्वेज के साथ खेला है, बकाया ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखो a sin ω_t, ओमेगा यहाँ से देखना t का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, यानी कि 100 पाई, ये समझाने के लिए है, बकाया आप मेंटली करोगे, इसको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ओमेगा टी यानी कि ओमेगा है 100 पाई और ओमेगा होता कितना है 2n पाई, तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, 2 से ये 50 बार कट जाएगा, यानी कि n1 हमें यहाँ से कितना मिल गया, 50 मिल गया, n1 50 मिला। सिमिलरली यहाँ से n2 मिलेगा कितना, जब इसमें 108 करेंगे तो 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो n2 हमें 54 मिलेगा। अब 50 और 54 हो गए तो सिंपल, अभी मैंने बताया था 50 54 है तो बीट्स कितने होंगे, इनका डिफरेंस है 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा लैंग्वेज के साथ खेला था इसने। नेक्स्ट में भी वही है, a sin ω_t, तो कितने बीट्स सुनेगा पर सेकंड, तो इसमें भी ओमेगा तुम्हारा 400 पाई टी है, 400 पाई है, तो n पाई से पाई कट जाएगा तो 2n बराबर 400, तो n1 बराबर हमें 200 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से n2 हमें कितना मिलेगा, n2 मिलेगा 202 मिलेगा। तो बीट्स क्या होता है, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है 2, तो 2 विस्पंद पर सेकंड सुनाई देंगे, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में आए तो आपको कुछ नहीं लिखना है, पाई टी इसका हाफ करो ये n1 होगा, इसका हाफ करो ये n2 होगा, दोनों का डिफरेंस मेंटली आप कर पाओगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या करना है, अब देखो इसका हाफ करोगे 316 का, तो 300 का आधा 150 और 16 का आधा 8, तो 158 यहाँ से मिलेगा, और 310 का करोगे तो 150, 300 का आधा 150 और 10 का 5, 155 मिलेगा। तो इसका आंसर 3 हमें बीट्स पर सेकंड आए, लेकिन यहाँ विस्पंद की आवृत्ति पूछी गई है, तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 3/पाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पूछी गई है। नेक्स्ट ऊपर एक स्लाइड ये वाली भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन चांसेस हैं कि आपको दिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न व उसके निकटतम विरलन। अब देखो संपीड़न विरलन आपको पता होना चाहिए कि देखो 2 तरह की मैकेनिकल वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ठीक है। तो जो विरलन और संपीड़न होते हैं, वो आपके अनुदैर्घ्य में होते हैं, और अनुप्रस्थ में सरंग और गर्त होते हैं, उस पर आगे मैं बात करूँगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि एक सरंग और उसके निकटतम सरंग की बात करें तो वो तरंगदैर्घ्य होती है, लैम्डा होती है। सिमिलरली एक गर्त और दूसरे निकटतम गर्त, ये अनुप्रस्थ की बात कर रहे हैं, उस लैम्डा होती है। सिमिलरली एक संपीड़न और दूसरे पास वाले संपीड़न के बीच की दूरी लैम्डा होती है, ऐसी विरलन और पास वाले की विरलन की दूरी लैम्डा होती है। लेकिन अगर एक संपीड़न और एक विरलन कह दे तो फिर λ/2 कर देना। सिमिलरली एक सरंग और दूसरा उसके पास वाला गर्त की बात करें तब λ/2, अदरवाइज अगर सरंग या गर्त सरंग को इंग्लिश में आई थिंक कहते हैं CREST और गर्त को इंग्लिश में कहते हैं
ROUGH ये होते हैं ट्रांसवर्स में, और इसमें संपीड़न और विरलन होते हैं। तो अगर अब आप समझ गए, अगर संपीड़न और पास वाले संपीड़न की बात करता तब लैम्डा होता, संपीड़न और उसके निकटतम विरलन की बात करेगा तो λ/2। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डेंसिटी के। तो इसमें जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसमें सबसे, तो अधिकतम किस में हो जाएगी? स्टील में हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि तरंगें किसी गैसीय माध्यम में चलती हैं तो माध्यम की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक एग्जांपल और पूछा जाता है, टायर का फटना। देखो लाप्लास ने एक संशोधन किया था। लाप्लास ने अपने उसमें प्रिंसिपल में बताया था जब ये गैसियस माध्यम में चलती है तो बड़ी रैपिडली काम होता है, एनर्जी लॉस बिल्कुल जीरो होता है, तो इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, रुद्धोष्म होता है। टायर का फटना भी बहुत पूछते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वायु में ध्वनि की चाल किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता? तो देखो दाब, जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ताप का भी आगे समझाऊंगा किस तरह से पड़ता है, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी का भी पड़ता है, लेकिन दाब का नहीं पड़ता है। दाब से अगर ग्राफ भी आपको 4 ग्राफ प्लॉट करके दे दे, तो अगर ये वाला आपका जो वेलोसिटी है ये, तो इधर अगर प्रेशर है तो ग्राफ आपका ऐसा होगा, ठीक है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। ये वाला ग्राफ आप राइट कर देना क्योंकि प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज के साथ ऐसे भी कर सकता है कि इतनी वेलोसिटी थी, अगर वायुदाब यानी कि प्रेशर बढ़ा के 4 गुना कर दिया जाए तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो 3 का 4 गुना 1200 नहीं कर देना, क्योंकि प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका 300 ही रहेगा, 300 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी ध्वनि की चाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टेम्परेचर से कैसे वेरी करती है? तो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें अगर यहाँ पे v का स्क्वायर कर दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो अगर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है और यहाँ पे v स्क्वायर कर लें तो अब ग्राफ ये कैसा बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर इसके ग्राफ की बात करें, देखो ग्राफ मैंने बहुत सारे बताए हैं आपको कैसे प्लॉट करने हैं, तो वो जाके देख लेना वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अगर देखो लिंक में दे पाया तो दे दूंगा। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्वनि की चालों का अनुपात बताना है, टेम्परेचर का दे दिया है। तो देखो सबसे पहले अगर टेम्परेचर को आप केल्विन में बनाओ, उसके बाद उस फॉर्मूले में अप्रोच करो। हमने देखा कि v है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट टी के, लेकिन इसमें टी की वैल्यू हमें सेल्सियस में नहीं रखनी है, केल्विन में रखनी है, और केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। तो इसमें 273 लिखेंगे और इसमें 273 जोड़ेंगे जब 1092 में, तो आप अपना कैलकुलेशन कर लेना, शायद ये 1/4 आएगा, और जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो रेशियो 1 और 2 का आएगा, ठीक है। आप इसे फर्दर कैलकुलेट कर लेना। सिमिलरली ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा। अब ये फैक्ट आप याद रखना कि वायु का ताप जो टेम्परेचर है, मैंने अभी बताया कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट टी के, लेकिन किस तरह से? 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ाओगे तो ध्वनि का चाल जो है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी अप्रोच से करो अगर आप, तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाल क्या होगी? अब देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में 6 1 बढ़ जाता है, तो 35 डिग्री बढ़ाने में 35 गुणा 0.61 बढ़ जाएगी चाल। जब इसको फर्दर आप वो करोगे, गुणा करोगे तो लगभग 21 आएगा। तो 21 लगभग जब 232 में जोड़ोगे, पॉइंट वाला छोड़ दोगे तो आपको सी ऑप्शन राइट दिख जाएगा 253। ये दो तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि कम हो नहीं सकता, इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे थोड़ा 1 से थोड़ा कम बढ़ता है। तो यहाँ से आप फर्दर कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा। मूविंग चार्ज है उसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाए और उसका मैग्नेटिक फील्ड का मान आधा कर दिया जाए, तो उसकी जो पथ की रेडियस होगी वो कितने टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखा, तो आपको कैसे परफॉर्म करना है, आपके माइंड में एक क्लिक हो जाना चाहिए फॉर्मूला कि जो रेडियस रहेगी मूविंग चार्ज की वो रहेगी mv/क्यूब b। इसका ओरिजिन भी मैं बताऊंगा, पहले आपको परफॉर्मर बना दूं कि आपको परफॉर्म कैसे करना है ऐसे, ये ठीक है, याद रखना रेडियस का। अब वेलोसिटी यानी कि वेग 2 गुना किया है तो वेलोसिटी यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हाफ किया है मतलब 1/2, और जो नीचे से 2 रहेगा वो ऊपर जाएगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आपने देखते ही क्लिक किया विदिन 5 सेकेंड की 4 टाइम्स, ठीक है। तो एक आप रिमेंबर कर लेना इस फॉर्मूले को। अब इसका ओरिजिन क्या है कि जो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv/r वो इक्वल कर देते हैं मैग्नेटिक फोर्स के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि v से v कटा, तो जो हमें मिला था फाइनली, याद रखना r mv/क्यूब b। एक तो आप ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं फैक्ट बता दूं जो जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आपको सीधे मिलेंगे। जो चुंबक की मैग्नेटिक लेंथ होती है वो होती है 5/6 उसकी जियोमेट्रिकल लेंथ के।
तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक लेंथ जो है वो कम होती है और ज्योमेट्रिकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। ये रिलेशन आप याद रखना, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि क्या कहते हैं, जो v होता है उसका वेलोसिटी वो E अपॉन बी याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड से सीधा डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये कहाँ से आया, ठीक है, ये आया आपका जो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो डेविएट ना हो उसके लिए क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ई और ये होता है EVB। तो यहाँ से हम देखेंगे ई से ई कट होके तो रिजल्ट ये मिल जाएगा। लड़के क्या करते हैं, बी ऊपर कर देते हैं, ई नीचे। तो किसी भी तरह से अब याद रखना मूविंग चार्ज के लिए जो वेलोसिटी का डायरेक्ट आप फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो 10 ओम रेजिस्टेंस है और जो उसका इंडक्टेंस है वो 10 हेनरी है। एक कुंडली है, उस पर 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी गई है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ जिससे आपको पूरा क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो जाए। तो कुंडली में संचित ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। देखो, जब आपको एल दे रखा हो, आर दे रखा हो और वी या जिसे कह सकते हैं ई दे रखा हो, ये तीन चीज़ें गिवन हों और कुंडली में संचित ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है वो पूछ दे अगर, तो आपको कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊं। आपको पता होगा एनर्जी के लिए ½ LI²। अगर नहीं पता है तो आप इसको पता होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ½ LI²। अब चैलेंज ये रहता है कि एल की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट दी है कितनी, 10 हेनरी। तो आप यहाँ पे 10 रख दोगे, ½ × 10। अब आई कहाँ से निकालें, तो आई मेरे भाई क्या होता है V/R। आई क्या होता है V/R, वी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे कुंडली वाले में इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता है लेकिन वो जीरो कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे मे भी आपको दिया रहे पेपर में, नहीं भी दिया रहे तो जीरो कंसीडर करके V/R। V 50 दे रखा है, 50 में हम मेंटली करना है विदाउट यूजिंग पेन पेपर। आई निकालना है मेंटली, 50 में हम 10 का भाग देंगे तो आई हमें 5 मिलेगा और 5 का यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 25। तो यहाँ से आप कैलकुलेट फर्दर करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ब्रेन है, हैबिट आपको पेन और पेपर की कम करनी है क्योंकि जितना आप पेपर और पेन कम यूज करोगे उतने ही आपके चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा रहेंगे। अब क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष। देखो, निकट दृष्टि दोष होता है उसे मायोपिया कहते हैं और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि निकट बिंदु कहाँ पे होगा। वैसे आपको पता है कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मिनिमम होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है एक हेल्दी आई के लिए, ठीक है। अब आई की बात करें तो आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, सबसे जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। कन्वेक्स होता है यानी कि चीज़ों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, डाइवर्जिंग नहीं होता है, कन्वर्जिंग होता है, अभिसारी कन्वेक्स, ठीक है। अब उसके लिए 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि निकट बिंदु कहाँ होगा, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि दोष वाले का मतलब है दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई दे रही हैं लेकिन निकट की नहीं दिखा रही हैं। निकट की क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दूर बन रहा है प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर से दूरी पर, यानी कि ये थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की बात करें और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे इसमें नहीं बता पाया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये 4 चीज़ें पता होंगी कि निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिक तो आई होप आपको पता होंगे। एक हाइड्रोजन न्यूक्लियर है ना, परमाणु है, उसका जो मूल यानी कि उसका मूल अवस्था में क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नेगेटिव उस पर ऊर्जा। तो n = 3 ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा क्या है, कभी दिया रहे आपको। तो इसके लिए आप ये याद रखना, n यहाँ पे हो सकता है 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे। तो एक याद रखना जो आपसे पूछे जिस भी इंडिविजुअल की, तो -13.6/n² आपको कर देना है, आपका आंसर हो जाए, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 देता तो 4 होता, 3 दिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 से डिवाइड कर दो और आपको जो आंसर हो नेगेटिव में वो हो जाएगा। सबसे पहले तो 40 पॉजिटिव है, नहीं हो सकता। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 से 13 एक बार कट होगा, 1.5 बनाएगा, तो आपको ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक बार तो पूरा पूरा जाएगा और इतना भी नहीं जाएगा कि 3 बार चला जाए, उसके लिए यहाँ पे 27 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूँ तो इनको क्या कर सकते हो आप लोग, जो पेपर दे चुके हैं आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हो कि भैया क्या ये रिलेवेंट है। देखो, इनके रेलेवेंस पे आप डाउट ना करना प्लीज़, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत तुम लोगों से बहुत ज़्यादा मैं पूरा एवेल्यूएशन पूरा करता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर 4-5 साल से मैं
मैं हज़ारों स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। तो इन सारी बातों पे मत ना ये सोचना ये क्वेश्चंस किस बुक के हैं, कहाँ से। बस आपको जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर फोकस करना है। इन चीज़ों पे पकड़ बना लो, एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ये क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से समांतर यानी कि पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो एफ होता है फोर्स, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन स्पेशल कंडीशंस पे ये क्वेश्चन बनाए। जैसे कि या यहाँ पे समांतर ना देके ये कहता कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, समांतर का मतलब तो वही दिशा हो गई। वैसे इसका परपेंडिकुलर वाला केस होता है तब उसमें क्यू वी बी। अब साइन थीटा में अगर आप देखें, या समांतर कह दे या कह दे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चल रहा है, तो साइन थीटा का मान 0 रखेंगे, और साइन 0 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान 0 होता है और साइन 0 का मान 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, लगने वाला बल कितना हो जाएगा 0। लेकिन और हो सकता है दूसरा कंडीशन लंबवत वाली कहे, तब वहाँ पे क्यू वी भी रहता है, ठीक है। और एक कंडीशन ये कह दे कि यहाँ पे हो सकता है वो कह दे कि वो चल ही नहीं रहा है, एक स्थिर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, कांस्टेंट है। तब अगर स्थिर है तो क्यू वी बी में साइन थीटा में हम वी की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तब भी फोर्स आपका दो सिचुएशन में कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, और जब वो परपेंडिकुलर होंगे, बोथ आर परपेंडिकुलर, देन वो वर्क करेगा, ठीक है। याद रखना ये चीज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होगा, ये होती है निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता, ठीक है। तो इनका क्या है कि एक रिजल्ट याद रखना, C इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन अंडर रूट म्यू 0 और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो यहाँ से अगर इसकी हम पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 होगा, जो C के इक्वेट आता है। C का मतलब 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसकी वैल्यू जो आती है, एक वो उस तरह से एक पूछता है जो प्रेरकत्व है और रेजिस्टेंस है, उसका जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो वो T की विमा के इक्वल मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ही कुछ ये है, तो याद रखना। नेक्स्ट है फैक्ट है। इस फैक्ट में आपको कुछ समझना नहीं है, याद रखना है। जो सीवी रमन है, आपने जो जिनको किस घटना के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है, तो उसकी घटना के कारण लाल रंग की, आपने कभी सोचा है कि जो सिग्नल्स होते हैं उनमें जो लाल रंग क्यों, खतरे के सिग्नल्स रेड क्यों रहते हैं? क्योंकि रेड कलर स्कैटर यानी कि बिखरता बहुत कम है, और जब कम बिखरेगा तो वो दूर से ही देख लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्कैटरिंग की जो घटना है, वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को, वो स्कैटरिंग की वजह से दिया गया था। अब इंटरफेरेंस, आप देखो ये क्या है कि इंडिविजुअल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सिंपली जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करें तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना प्रकाश का ध्रुवण बाई लक्ष्य फोर्स, या इंटरफेरेंस बाई लक्ष्य फोर्स, या विवर्तन प्रकीर्णन, कुछ भी आपको पढ़ना है आप सीधा पढ़ते रहा करो, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे चैप्टर्स मैं अच्छे से करा चुका हूँ। अब इसमें क्या है कि मैं जो मिसलेनियस करा रहा हूँ तो इतनी ब्रीफ ही करूँगा एक्सप्लेनेशन, उतना डिटेल नहीं जाऊँगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाके देख लिया करो प्लेलिस्ट। 2 कूलॉम के बराबर और विपरीत आवेश इतने मीटर की दूरी पे रखें तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा। तो आपको पता होगा जो डाइपोल होता है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है। जैसे सपोज यहाँ पे है +Q और यहाँ पे है -Q, एक ये शॉर्ट डिस्टेंस है जिसको हम पूरा 2L कंसीडर करते हैं, उस पे हों तो क्या करते हैं Q × 2L, यानी कि कोई उठा के और उनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 0.04 कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 8 × 10⁻², क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है तो आपको 20 का राइट आंसर दिख रहा है। तो इसमें ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन याद रखना कि ये जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ये वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर नहीं होता है। जैसे आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक करंट तो आपका वेक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर होता है और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है। जो टेंसर राशियाँ जैसे जड़त्व आघूर्ण, तो ये सारी आपको एक वेक्टर और स्केलर पे भी कमांड अच्छी होनी चाहिए। संपर्क में रखे दो, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है, सॉरी ये कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है, जिनकी फोकल लेंथ 12 और 18 है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो। देखो इस क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि 1/f इज इक्वल टू जो आपका जो कॉम्बिनेशन का लेंथ, तो 1/f1 + 1/f2 कर देंगे तो ईजिली आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई याद रखना कि इसमें प्लस माइनस का बड़ा लोचा रहता है, यानी कि आपको बहुत केयरफुली करना है। तो 1/12 क्योंकि वो उत्तल है, और माइनस रख देंगे 1/18 क्योंकि वो कनकेव है। जब इसको फर्दर सॉल्व, सपोज हमने 72 इसका एलसीएम लिया, तो 12 से ये 6 टाइम जाएगा और ये 18 से
4 टाइम्स आएगा, तो 2 ऊपर बचा 2/72 का मतलब 1/36। अगर 1/f अगर रेसिप्रोकेट अगर फोकल लेंथ का 1/36 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, यानी कि 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और हो सकता है कि वो ये भी कह दे कि इनकी फोकल लेंथ तो दे दे और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे दे, तो फॉर्मूले में थोड़ा आप याद रखना चेंज करना पड़ेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस अगर डिस्टेंस भी दे दे तो d/f1 f2, ये याद रखना, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन के लिए वैसे इतना नहीं जाएगा, वो इतना कैलकुलेटिव नहीं कराएगा, जो इतना है उतना ही लिमिटेड रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम मास का एक कण है जिस पर आवेश, देखो ये क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूँ, आर क्या होता है mv/qb, कैसे आया, हमने अभिकेंद्री बल को चुंबकीय बल के इक्वेट करके किया, क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल बन जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में है 10 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। अब पैरेलल का क्या होता है, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2, दोनों के करेंगे 1/10 प्लस 1/10, तो आपका 2/10 का मतलब 1/5 होगा, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना कैपेसिटेंस में उल्टा रहता है, सी जो होता है वो समांतर का C1 प्लस C2 रहता है, कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो सेम है और परमाणु भार यानी कि मास नंबर उनके डिफरेंट है, तो वे क्या होंगे। देखो इनमें क्या कोई चैलेंज नहीं है, मैं आपको बस क्या करना बताना चाह रहा हूँ, जो कभी कभी क्या रहता है कि समस्थानिक है, आपको अच्छे से पता है समस्थानिक क्या होता है, लेकिन वो हिंदी में ऐसे लिख देगा आइसोटोप, आइसोटोप ऐसे अब तो देने लगे हैं, वो है इंग्लिश का वर्ड लेकिन हिंदी में लिख देगा, तो इनकी टर्मिनोलॉजी आपको पता है, यानी कि इनका जो क्या किसको कहते हैं, इसका आंसर तो समस्थानिक है, परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न है, तो अगर सम न्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉन समान हो तो उसका होता है आइसोटोन, आइसोटोन, क्योंकि आइसोटोन्स ये होते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, इनमें डिफरेंस आपको बस बताना चाह रहा हूँ, और ये आइसोबार होते ही, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में वैद्युतशीलता। अब देखो आपने F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसको जल्दबाजी में करोगे गलत हो सकता है, ये कर सकते हो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। याद रखना ये चुंबकशीलता ये यहाँ पे दिख रही है, जब इसका निकालेंगे तो ये यहाँ ले जाएंगे तो फोर्स यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे फोर्स का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आकाश जो होता है वो ब्लू क्यों दिखता है, तो उसका रीज़न होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे अपवर्तन के भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं तो वो भी बहुत पूछे जाते हैं, तो उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पूछता है, तारों का चमकना, या कम गहरा आकाश, कम जो तालाब होता है कम गहरा ज़्यादा गहरा, वो वाले सारे क्वेश्चंस, रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल हैं वो जाके आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है। एक अमीटर है, उसका प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान क्या, पीक वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, पीक वैल्यू बटे √2 = RMS, तो इस तरह से पीक वैल्यू अगर देखें तो √2 टाइम्स हो जाएगी उसकी, ठीक है, तो √4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4√2। सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो क्या होता है मैं आपको पूरा ही जो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनका मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूज़फुल फॉर, किसके लिए यूज़फुल है, फॉर XY, मतलब किसी XY के लिए, तो रिलायंस से रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये इधर से इनकी वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम है, फ्रिक्वेंसीज का बढ़ता हुआ क्रम है, वेधन क्षमता यानी कि उसका वेधन क्षमता को क्या कहते हैं, प्रेट, मुझे याद नहीं आ रहा है वो एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका भी बढ़ता क्रम है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ गामा की होती है और सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी या वेधन क्षमता भी गामा की होती है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो गामा रेज हो जाएगा, और सबसे कम पूछता तो रेडियो वेव होता, रेडियो वेव ऑप्शन में है तो फिर रेडियो कर देते, ठीक है, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की जो हाफ एज है वो 1600 है। देखो क्या होते हैं जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अल्फा बीटा कण एमिट करते रहते हैं, जिनसे क्या रहता है कि उनकी जो विघटन एमिशन होता रहता है, तो मैंने वैसे रेडियो एक्टिविटी सेपरेट अच्छे से पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो, उसमें सभी इंडिविजुअल क्वेश्चंस की मैंने टेक्निक्स बताई कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, अनपढ़ की तरह बिहेव करना है। जैसे अर्ध आयु 16 यानी कि उसकी हाफ कितना है 1600 है, अब 100 ग्राम था,
ठीक है। 100 ग्राम का आधा कितना बचा, 50 बचा। 50 का आधा कितना बचा, 25 बचा। यानी कि 25 ग्राम बचा होने के लिए हमें 2 बार प्रोसेस से गुजरना पड़ा, यानी कि 2 टी हाफ लग जाएंगी। 1601 थी तो 2 का मतलब 3200 आंसर हो जाएगा। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। वो आई नो कि आप लोग सोच रहे हो कि 1/2 की पावर n इज इक्वल टू n/n0 से हम हर बार वही करें, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। क्वेश्चन ईजी है, केवल कॉमन सेंस से हो जा रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है बार बार पूरा लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर रखने वाले फोर्सेस का जो रेशियो है। तो सिंपली यार डिस्टेंस जो है वो आपकी कांस्टेंट है, तो कूलाम के नियम से सीधा 1 और 1 रेशियो, तो उसमें कुछ करना ही नहीं था। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतना डायोप्टर है, आपको क्या करना है कि कभी आपसे पूछा गया आपका, आपने देखा कि पॉजिटिव है, उसकी जो क्षमता है यानी कि पावर ऑफ लेंस है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, और कन्वेक्स क्या करता है, किसको दूर करता है, तो वो दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि पहले इसको फोकल P1/F इसकी पहले फोकल लेंथ निकालें, उसके बाद हम पता करें कि ये फोकल लेंथ कैसी आई, सीधा यार पॉजिटिव है तो कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली के लिए जो स्वप्रेरकत्व है वो 2 मिली हेनरी है, उसमें विद्युत धारा की प्रवाह की दर इतने एम्पियर प्रति सेकंड है। तो प्रेरित विद्युत भाग बल ई क्या है, मैंने बताया था माइनस का L/dI/dt, ठीक है। अब एल आपको 2 मिली हेनरी, इसको जब हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से गुणा करेंगे, और ये पूरा प्रवाह की दर 10⁻+3 है, तो -3 से 2 मिली खत्म हो जाएगा, तो आपका सीधा सीधा 2 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो स्वप्रेरकत्व तो है, याद रखना कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ जो फेरों की संख्या के स्क्वायर के। क्वेश्चन कैसे कहेगा कि एक कुंडली है, उसमें स्वप्रेरकत्व उसका 60 हेनरी है, उसमें फेरों की संख्या इतनी है। एक दूसरा है, उसमें स्वप्रेरकत्व इतना है, तो फेरों की संख्या बताओ। तो याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, L1/L2 कर देंगे हम N1/N2 का स्क्वायर। तो ये रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, तो आप इसलिए याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि यदि 5 वर्ष, देखो रेडियो एक्टिविटी से अब क्या है कि मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चंस आने लगे हैं, चाहे आपका नाभिक जो हो गया या आपके जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स हो गए, उनसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन है कि इसका इनिशियली n0 है, तो 15 वर्ष बाद अंतिम द्रव्यमान क्या होगा। देखो 5 वर्ष T½ उसका दिया गया है। आप पहले तो एक रिजल्ट याद रखना, n/n0, जहाँ पे n0 इनिशियल वाला होता है और ये फाइनली रहता है एमिट के बाद, 1/2 की पावर n, जहाँ पे जो n का मान होता है, या ये बहुत ज़रूरी है, जो n का मान होता है वो n का मान होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जो विघटन का टाइम पीरियड यानी कि विघटन का समय बटे T½ नीचे T½ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, विघटन का समय बटे T½ अब यहाँ पे क्या है कि हमें n निकालना है, तो विघटन का समय इन्होंने कितना दिया है, 15 वर्ष, तो 15 बटे T½ अर्ध आयु 5 वर्ष है, तो यहाँ से हमें n का मान कितना मिला, 3 मिला। तो n का मान 3 रखेंगे तो हमें ये 1/2 की पावर 3 का मतलब 1/8 मिल जाए। अब ये 1/8 मिल गया, तो ये हमारा n जो है वो इनिशियल बटे 8 हो जाएगा, क्योंकि ये n इनिशियल इधर जाएगा, तो n0/8 यानी कि इसका 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शुद्ध सिलिकॉन है, n टाइप अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसमें कैसी इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। अब देखो, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि n टाइप का बनाना है तो 5 वैलेंसी वाला मिलाते हैं, और p टाइप का मिलाना है तो त्रिसंयोजी यानी कि 3 वैलेंसी वाला, 3 संयोजकता जिसकी हो वो मिलाते हैं। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा इसको लैंग्वेज के साथ खेल दिया है, ऐसे ऑप्शंस दे दे तो क्या करोगे। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का रहता है 13, कितना रहता है परमाणु क्रमांक 13। जब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10, तो 3 बचा, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए इसके 3 हटा देने पड़ेंगे, तो इसकी बैलेंसी 3 हो गई। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 आपका पी टाइप बनाता है, 3 मिलाने पे पी टाइप बनता है, एन टाइप के लिए तो 5 बनता है। सिमिलरली लोहा का भी 2 और 3 बैलेंसी होता है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए दो लोहे में आपको पता होगा 2 भी रहती है और 3, तो यहाँ पे 3 कंसीडर करें तो ये भी नहीं करेंगे। बोरॉन की बात करें कितना रहता है, 5 रहता है परमाणु क्रमांक, तो 2 और 3, तो इसकी भी 3 उड़ा देंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आखिरी ऑर्बिटल में 2 या 8 होने चाहिए, 18, 32 ऐसे। लेकिन एंटीमनी की बात करें तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 51, और 51 का अगर करेंगे तो 2, 8, 18, 18, यहाँ से देखें 36, और 8 44, और 2 46 हुआ, 46 और 5 51 हुआ, यानी कि इसकी बैलेंसी कितनी है 5। 5 को हटा देने पर ये बैलेंस हो जाएगा, यानी कि आखिरी ऑर्बिटल में 18 हो जाएंगे। तो 5 संयोजकता वाला मिलाते हैं, यानी कि इसका आंसर एंटीमनी हो गया।
तो किस किस तरह से, अब सेमी कंडक्टर्स की जो बेसिक्स हैं वो पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब उनका क्या रहता है कि रेजिस्टेंस तो कम हो जाता है, रुकावट कम हो जाती है और उनकी कंडक्टिविटी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, ये अर्धचालक सेमी कंडक्टर्स में। और जो परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है वो कुचालक की तरह बिहेव करता है। याद रखना ये फैक्ट भी, क्योंकि ये फैक्ट भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा मात्रक वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? अब सपोज मुझे नहीं पता है, आपको एग्जाम में परफॉर्मर कैसे बनना है? अब मुझे केवल एक पता था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, W/Q, यानी कि जूल प्रति कूलाम। क्या रहता है? जूल प्रति कूलाम। यार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, F/Q क्या रहता है? E=F/Q। हमने देखा कि न्यूटन प्रति कूलाम तो होता है, न्यूटन प्रति कूलाम तो होता है, लेकिन न्यूटन और जूल कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसमें हमने देखा न्यूटन प्रति कूलाम है और इसमें जूल प्रति कूलाम है, तो इसका मतलब है इस अगर ये भी हुआ, क्योंकि ये तो है ही 100%, लेकिन इस वाले को होने के लिए न्यूटन और जूल इक्वल होने चाहिए, जो कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कतई नहीं हो सकता। इस तरह से एलिमिनेट हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक सर्कुलर लूप है, उसमें मैग्नेटिक जो डाइपोल है वो m है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यदि धारा लूप की रेडियस आधी कर दी जाए तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो इसके लिए आप सीधा एक रिजल्ट याद रखना। देखो इसका डिराइव फॉर्म में मत जाना, जो आई ए रहता है वहाँ से अगर हम ए है तो ए का क्या रहता है, πr², तो यहाँ से हमें mr² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना। लेकिन फर्दर अगर आई की वैल्यू रखने के बाद देखो तो ये तो m हमें r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो कभी भी कोई रिलेशन निकालने के लिए उसके मूल यानी कि ओरिजिन को हम देखते हैं, ना कि उसके डिराइव फॉर्म को। तो यहाँ से r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r² का मतलब m है, आधी करी गई है तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी कि m/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि कोई भी अगर रिलेशन है वो उसके डिराइव फॉर्म में नहीं, उसके इनिशियल ओरिजिन में करते हैं। जैसे इसकी बात करें तो ये मैंने शायद अभी पिछले वीडियो में ही बताया था, क्या रहता है, जो 2m के ऐसे रिलेशन आया था, अंडर यानी कि m के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि d इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे यार क्या है कि चलो ये एक और देख लेते हैं, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हुई जा रही है। मैं क्या करूँगा, पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे लाऊंगा। 3 × 10 की इतनी फ्रिक्वेंसी दी गई है। और एक क्या, देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि अगर डाइपोल एंटीना की लेंथ अगर कभी भी पूछे कोई क्वेश्चन फ्रिक्वेंसी देके, तो आपको कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले आप लैम्डा निकालो, ठीक है, वेवलेंथ, वो कैसे, C/फ्रिक्वेंसी, यानी कि C क्या रहता है, प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि डाइपोल एंटीना की लेंथ आपसे इस बार पूछेगा, एयरफोर्स पूछेगा इस बार, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या है कि वो नीट में पूछा जा चुका है, प्रीवियस अभी जो नीट का पेपर हुआ था उसमें आया है। और कई बार ऐसा होता है कि नीट में जो लोअर लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं वो ग्रुप एक्स उठाता ही, चाहे एनडीए और ग्रुप एक्स जितने भी ये सिलेक्शन बोर्ड हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये इस बार आएगा। तो अगर डाइपोल एंटीना की लेंथ पूछे तो पहले तो आप वेवलेंथ निकालोगे C/F। C का मतलब 3 × 10⁸ और फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है 3 × 10⁸। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब क्या रहता है कि हाफ जो डाइपोल जो एंटीना रहता है उसके लिए आपको जो λ/2 कर देते हैं, जो लेंथ निकालने के लिए लैम्डा हमने 1 निकाला और 2 कर देंगे, 2 का मतलब 2, तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कि 0.50 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो पैराबोलिक होगा। ठीक, एक कण 4 सेकंड के आवर्तकाल से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अपनी साम्यावस्था से आधे आयाम की स्थिति तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। सिंपली आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखना है, y=sin ωt। ठीक है, केवल आप अगर इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन आपको ऐसी अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आप विदिन 10 सेकेंड इसको कर पाओगे। अब y का मतलब विस्थापन कितना विस्थापित हो रहा है, साम्यावस्था से आधे आयाम तक, मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे a sin ωt होता है, तो y की जगह में हम आधा आयाम लिख सकते हैं, आयाम का आधा a sin ओमेगा को हम 2π/t लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2π/t, जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं। ठीक है, तो a से a कट गया। अब यहाँ पे हमें LHS में 1/2 मिला, 1/2 के हम अगर हम साइन की टर्म में लिखे तो sin π/6 यानी कि sin 30 लिख सकते हैं। इसलिए लिखा हमने साइन के टर्म में 1/2 को, क्योंकि इस साइन से ये साइन खत्म हो गया। ठीक है, अब t की जगह पे हम 4 सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि 4 सेकंड था आवर्तकाल, तो यहाँ पे 4 लिखा। ठीक है, अब 2 से ये 2 बार कट गया, अब ये 6 है, 2 3 बार कट जाएगा, यानी कि हमें सिंपली दिख रहा है कि 1/3 मेरा आंसर आ गया। टी कितना आ गया, 1/3।
यानी कि सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइज। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप लोग बैक करके इसको अच्छे से समझ लेना। 1/3 सेकंड इसका राइट आंसर है। कैसे आया वो मैंने बता दिया। अब अगर आधा आयाम समझ में ना आया हो तो ऐसे समझ लो, ये इसका इधर जाना और इधर आना, इधर जाना इधर आना, तो जो इसका साम्यावस्था होती है उससे आधे आयाम की स्थिति तक, यानी कि ये AY2 इसलिए हमने लिख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक मुक्त रूप से यानी कि फ्री फॉलिंग का केस है, ग्रेविटी के नीचे गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, अनडाउटेडली ये ऑप्शन फॉर्मूला होता है, लेकिन इस केस में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना कि अगर फ्री फॉलिंग यानी कि सरल लोलक मुक्त रूप से गिर रहा है, यानी कि मुक्त रूप से गिर रहा है मतलब ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है, ग्रेविटी का मान 0। जब इस फॉर्मूले में हम ग्रेविटी का मान 0 रखेंगे तो किसी के बटे में अगर 0 आता है तो उसका अनंत वैल्यू आती है। कितनी आती है? अनंत। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनंत, इनडेफिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नो डाउट बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। तो यहाँ से क्या है, लड़का गलती क्या करता है कि वो आवृत्ति उसने देखा कि लंबाई, तो वो समझता है कि टाइम पीरियड ही होगा। तो अब ये 4 गुनी करी गई है तो 4 गुनी करेंगे इसको, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 4, तो ये 2 गुना हो जाएगा टाइम पीरियड। लेकिन यही ऑप्शन में दिखेगा और ये ऑप्शन आपको 2 गुना दिख रहा है, जो आंसर नहीं है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की बात करिए और फ्रिक्वेंसी होती क्या है, टाइम पीरियड का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्वेंसी का मात्रक होता है समय इनवर्स, यानी कि फ्रिक्वेंसी वो होती है वो टाइम पीरियड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब टाइम पीरियड मेरा 2 गुना हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी आधी होगी, ठीक है। तभी मैं हर बार आपको एम्फेसाइज करता हूँ कि क्वेश्चंस को बड़ा केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप टफ के पीछे मत भागो, नहीं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, एकदम से जो मैं बता रहा हूँ, जितने वीडियोज़ मेरे हैं प्ले लिस्ट जाके एक तरफ से वीडियोज़ देख डालो, नोट्स बना डालो, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अपने सीनियर जो इस चैनल से पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे देखो, और जो पिछले वीडियो है उनका फीडबैक देखो, कमेंट सेक्शन खोलो, ठीक है। बस आप इनको ग्रैब्स करो, जितनी चीज़ें मैं डिलीवर कर रहा हूँ इतने को आप ग्रैब्स कर लो अगर, तो आप फिजिक्स में एक बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड दोलक है, उसकी लंबाई जहाँ पे जी इतना है 1 मीटर है, ठीक है। कहीं पे जी इतना है, सपोज अर्थ पे ही है तो वहाँ पे लंबाई इतनी है। एक किसी ग्रह पे गया है जहाँ पे जी हमारा जस्ट आधा है, आपको दिख रहा है कि 49 और 98 अगर दशमलव हटा दें तो सीधा सीधा आधा जी है। अगर जी आधा हो जाएगा तो अब लंबाई कितनी होगी। हमने फॉर्मूला देखा T = 2π√L/g। अब देखो सेकंड लोलक है तो वो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ये भी कांस्टेंट, 2π भी कांस्टेंट, तो फिर हमारा L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, क्योंकि जी इधर आएगा तो L अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है जिस अनुपात में वो घट रहा है उसी अनुपात में लेंथ भी घटेगी, यानी कि ये अगर आधा हुआ है सिंपल तो ये 1 मीटर से आधा यानी कि 0.5 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि आदत मत बना लो कि हर बार हमें पेन और पेपर का यूज़ करना है, विदाउट पेन एंड पेपर भी करने की हैबिट डालो, तभी आप एग्जाम में टाइम सेव कर पाओगे। सिंपल हार्मोनिक करते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ए ऑप्शन, 12 m² x², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर मोमेंटम यानी कि संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है संवेग के टर्म्स में क्या होता है, p²/2m, ठीक है। अब किसी पिंड का अगर उसका वो किया गया तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के। अब वो 2 गुना करा गया है मोमेंटम, तो उसका वर्ग करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसी में एक बार और रिवाइज करा दूँ, बता तो मैं हज़ारों बार चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, किसी संवेग अगर 50% बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा कितने % बढ़ जाएगी। नेवी के एग्जाम में बहुत आता है। तो आप सीधा क्या करना, इस परसेंटेज की जगह पे कोई भी परसेंटेज आपको दी जाए, सिंपली एक फॉर्मूला लगा देना, x + y + x × y/100, इतने % आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जैसे इसमें 50 रखेंगे तो 50 + 50 कितना होगा, 100 + 50 × 50 हमारा होगा 2500, और जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो 25, यानी कि फाइनल 125% आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो 50 की जगह पे कोई भी परसेंटेज दी रहे, आप यही फॉर्मूले से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो कैसा फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी की लिस्ट में आपका श्यान बल भी, जो विस्कोसिटी वाला फोर्स होता है श्यान बल, वो भी आपका असंरक्षी बल होता है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है,
या तो कहेगा कि अर्थ की तरफ गिर रहा है पिंड, तब तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है। अगर वो कहता कि अर्थ से यानी कि ग्रेविटी, देखो ये क्या है कि अर्थ की पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट तो नहीं, ग्रेविटी के टुवर्ड्स है, तो ग्रेविटी के टुवर्ड्स है यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक बढ़ेगी तो उसकी पोटेंशियल घटेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई पिंड ऊपर फेंका जाता है मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो आपको पता है कि एक किसी ऊंचाई पे जाके उसकी जो काइनेटिक है, गतिज ऊर्जा जीरो हो जाती है महत्तम ऊंचाई पे जाके, तभी तो वो नीचे आ जाता है। मतलब ऊपर जाने पे वो काइनेटिक बढ़ती है, काइनेटिक बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा ऊपर जाने पे घटती है, तो ऊपर जाने पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस क्वेश्चन में नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगी, घटेगी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक जो इस पक्षी है वो आकाश में उड़ रहा है, तो उसमें किस तरह की होगी, काइनेटिक होगी या पोटेंशियल होगी या बोथ होगी। तो मैं आपको बता दूं, स्थितिज ऊर्जा का मतलब ही होता है, अगर उसकी हिंदी देखो पोटेंशियल की स्थिति, तो एक पक्षी है सपोज यहाँ पे उड़ रहा है, तो जहाँ पे उसकी पोजीशन है उसकी वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो उड़ रहा है मोशन कर रहा है तो मोशन की वजह से काइनेटिक भी होगी, यानी कि बोथ होंगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। याद रखना, उसकी पोजीशन की वजह से स्थितिज ऊर्जा होगी और वैसे गति दोनों होती हैं पक्षी के केस में। आई जे के, देखो इसके कई बार क्या होता है वेक्टर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको पता होगा कि आई वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन करेंगे तो वो एक होता है। इसी तरह से जे का होगा, इसी तरह से के और के का होगा, एक रहेगा। लेकिन अगर इनका हम आई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई वेक्टर में तो वो हमारा जीरो देता है, ये तो पता होगा बेसिक। अब ऐसे आई जे का गुणा करेंगे तो वो हमें के इक्वल मिलेगा। इसी तरह से अगर हम जे और आई का कर दें तो माइनस का के मिलेगा। इसी तरह से वो तीनों वर्क करते हैं, ठीक है। आई होप आपने वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। वैसे मैंने चैप्टर वाइज में अभी वेक्टर नहीं कराया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि देखो अगर आपको प्रॉब्लम्स, वैसे वेक्टर में कुछ ऐसा टफ जैसा है नहीं, अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा तो कमेंट करके बताना। मैं स्पेशली वेक्टर के सारे ही केस आपको अच्छे से एक दिन पढ़ा दूंगा, बिकॉज ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो इसमें सभी चैप्टर से मर्ज हैं क्वेश्चंस। अब क्या है, इतने न्यूटन का फोर्स लगा के इतना उसे डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, इतना विस्थापित किया जाता है, तो वर्क क्या होता है। तो वर्क आपको पता है, वर्क होता क्या है कि आपका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वही तो वर्क होता है। तो आप स्केलर प्रोडक्ट निकालना बहुत ईजी होता है। आई और आई तो एक बना देगा, तो और 5 और 2 10, सिंपली आप सबको जोड़ दो, 2 और 3 6। आप प्लस माइनस का बस ध्यान रखना, प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, यानी कि आपको पता है कि आई और आई होगा यहाँ पे आई डॉट आई, जिसका मान 1 हो गया होगा। इसी तरह से जे वाले में जब जे वाले का गुणा होगा तो वो 1 हो गया होगा। तो जब आप इनको सबको जोड़ोगे तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल से कैसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में एक अननोन दे देंगे सी, यहाँ पे सी की जगह पे कई बार के भी दे देते हैं, ये एक्स दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, तो सी उसी सी की वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों का अगर लंबवत है, अगर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट को जीरो को इक्वल कर दो, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, मैंने कहा था बस जोड़ दो, प्लस माइनस का ध्यान रखना। 7 का 2 में करेंगे तो 14 होगा, प्लस का माइनस का 3 का माइनस का सी में करेंगे तो ऋण का गुना धन हो जाएगा, तो प्लस का 3c इज इक्वल टू 0। अब 14 और 10 24, उधर जाएंगे तो माइनस के 24 होंगे, तो 3 से काटेंगे तो माइनस का 8 जूल आ जाएगा। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है तथा लेंसों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो नेत्रिका की यानी कि आई लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, अगर आप अपनी नोटबुक में कहीं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन बना रहे हो तो वहाँ पे इसको स्टार मार्क दे देना, यानी कि हाईलाइट कर लेना, क्योंकि जब मैं नोट्स बनाता था तो मैं कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेता था। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में थोड़ा क्लू देखो, सबसे पहले तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो 4/φ होती है, यानी कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी बटे नेत्रिका की फोकस दूरी, जो कि हमें कितनी दी गई 8। तो इसको हम मैग्नीफाइंग क्षमता 8 है तो 8 के इक्वल किया, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो FO है वो 8FE मिल जाएगा, 8FE। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे एक जो चीज़ दी है कि बीच की दूरी 18 है, तो बीच की दूरी का मतलब होता है 4 + φ। अगर दोनों की फोकल लेंथ जोड़ें तो वही तो बीच की दूरी होगी लेंसों की, जो हमें 18 के इक्वल दी गई है, ठीक है, 18 के इक्वल कर दिया। अब देखो फो की जगह पे हम 8FE लिख सकते हैं, तो फो की जगह पे हमने लिखा 8FE बटे FE इज इक्वल टू 18। 8 और 1 9FE हमारा हो गया 18। तो यहाँ से हमें फोकल लेंथ आई लेंस की फोकस दूरी कितनी मिल जाएगी, 9 से ये 2 बार कट जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला था FO इज इक्वल टू 8FE निकाला था,
तो मे भी आपसे अभिदृश्यक की भी पूछ देता तो कितनी हो जाती 16, यानी कि बी ऑप्शन हमारा अभिदृश्यक की फोकस दूरी हो जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन चांसेस हैं इस बार कि आ सकता है। तो और ये मैं समझा पूरा देता हूँ, पूरा प्रयास कर देता हूँ कि अगर आप इसको एक बार में नहीं आया है तो थोड़ा पीछे करके 1 मिनट रिकैप करके देख लोगे तो मैं श्योर हूँ कि 100% आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, बस थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। 2 तरंग हैं जिनके दोलन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड 4 mm और 3 mm है, एक माध्यम में एक दिशा में चल रही हैं, ठीक है। उस बिंदु पर परिणामी यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, जहाँ पे जो फेज डिफरेंस है कलांतर है वो 0 हो। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर मतलब पहला वाला आयाम, A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, जहाँ पे फाई आपका फेज डिफरेंस है। अब यहाँ पे कलांतर 0 है मतलब कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये चीज़ तो खत्म हो गई। अब अगर हम इसको देखें तो ये A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर है, इतना तो मैथ आप लोग पढ़ते हो, तो ये R का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो R की वैल्यू हमें मिल गई A1 प्लस A2, यानी कि आयामों का जोड़ 4 mm और 3 mm को जोड़ोगे तो 7 mm इसका राइट आंसर है। मेरी बात सुनना, बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई अभी। हो सकता है कि फेज डिफरेंस हमें 180 दे दे, यानी कि कलांतर अगर 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, हो सकता है कलांतर 90 दे दे। अगर कलांतर सपोज 90 होता तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाता। तो फिर दोनों का स्क्वायर अगर हम कर देते तो जब भी आपको फेज डिफरेंस 90 होगा तो डेटा ऐसा होगा जो ट्रिपलेट बना रहा होगा, जैसे 3 4 होगा तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 180 डिग्री का हो सकता है, यहाँ पे माइनस आ जाता तो दोनों को घटा के लिख देते 180 वाले में। तो तीनों एंगल पे किसी पे भी आपसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है। यंग के एक्सपेरिमेंट में प्रकाश की वेवलेंथ जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इंटरफेरेंस के केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी यानी कि थर्ड अदीप्त यानी कि डार्क फ्रिंज पर पहुंचने वाली तरंगों में पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। कि सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो अदीप्त फ्रिंज की बात करेगा यानी कि डार्क फ्रिंज की, या फिर दीप्त फ्रिंज यानी कि ब्राइट फ्रिंज की। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अदीप्त फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला लिख लो आप 2m-1 इंटू λ/2। ये डार्क फ्रिंज के लिए अगर पाथ डिफरेंस जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो होगा, जहाँ पे m होगा, जैसे यहाँ पे तीसरी है तो यहाँ पे m का मान 3 रख देंगे। अगर दूसरी अदीप्त फ्रिंज कहता तब फिर यहाँ पे m का मान 2 रख देते, चौथी कहता 4 रख देते, तो 3 रखना है तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 -1 इंटू λ/2। लैम्डा का मान कितना है 6000, 6000 में जब 2 का भाग दोगे तो 3000 आएगा, 3000, तो 3000 और 6 में से गया 5, तो 3000 का 5 में गुणा करोगे तो 15000 एंगस्ट्रॉम इसका राइट आंसर हो गया। मेरी बात अब सुनना ध्यान से, ये तो डार्क फ्रिंज की बात हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो और बात खत्म करो। अब देखो अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करता और पथांतर पूछता तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि दीप्त फ्रिंज में पाथ डिफरेंस m लैम्डा होता है सीधा सीधा, यानी कि m यहाँ पे 3 दिया गया था, 3 क्योंकि तीसरी फ्रिंज की बात करी गई थी, और वेवलेंथ आपको दी गई थी 6000, तो 6000 का 3 में गुणा करते तो 18000 हमारा आ जाता ब्राइट फ्रिंज का। अब देखो अब क्या हुआ कि मैंने बात कर ली दीप्त और अदीप्त के पथांतर की, अब बात कर लेते हैं कलांतर की, शायद अगर पूछ दे। तो जो अदीप्त होता है, अदीप्त यानी कि डार्क में, उसमें जो कलांतर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2m-1, थोड़ा मिलता जुलता होता है 2m-1 इंटू पाई। और दीप्त वाले में जो कलांतर होता है, दीप्त यानी कि ब्राइट वाले में जो फेज डिफरेंस वो सिंपल होता है 2m/, सीधा, ठीक है। तो दोनों के मैंने कलांतर बता दिए, दोनों के पथांतर बता दिए। 100% चांसेस है कि अगर इंटरफेरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आ रहे हैं यंग के एक्सपेरिमेंट वाले चैप्टर से दिया गया है, जिसमें हमें एक अननोन सी है उसको फाइंड करना है। तो देखो कभी भी आपको यूनिट वेक्टर दिया जाए और उसमें एक कोफिशिएंट अननोन हो, i, j और k में से कोई भी एक, तो आपको उसका जो मॉड रहेगा उसको 1 के इक्वल कर देना है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही यही होती है कि उसका मॉड कितना होता है, 1 होता है। तो मॉड का मतलब उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, a² + b² + c² = 1। अब देखो इस कैलकुलेशन को आप कितना फास्ट करते हो, चैलेंज ये है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता था तो देखो a का वर्ग यानी कि 0.6 का वर्ग करोगे तो 0.36 होगा, और 0.8 का स्क्वायर करोगे तो 0.64 होगा, प्लस c का स्क्वायर = 1। इधर है स्क्वायर रूट, बोथ साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। 0.36 और 0.64 का सम करोगे तो 1 होगा, तो 1 + c² = 1, 1 से 1 कट गया तो c² = 0 मिल गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0।
तो इस तरह का क्वेश्चंस देखा गया है, पूछ लेते हैं कि उसमें क्या है कि आई कैप और जे कैप और के कैप में से कोई एक अननोन रहेगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो आप उस यूनिट वेक्टर का मॉड को 1 के इक्विवेलेंट करके फर्दर कैलकुलेट कर। एक वस्तु की काइनेटिक एनर्जी में 300% का इंक्रीज किया गया है, तो उसके मोमेंटम में कितने % का चेंज होगा। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था के का, मोमेंटम के टर्म्स में क्या बताया था, p²/2m। तो यहाँ से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के। तो अगर आपको मोमेंटम का परसेंटेज दिया रहे और काइनेटिक एनर्जी का पूछे, तब आप इस फॉर्मूले से जाना x + y + xy/100। ये क्वेश्चन लेने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि हमेशा यही नहीं होगा कि मोमेंटम का परसेंटेज चेंज देगा और काइनेटिक का पूछेगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, उल्टा हो गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी का दे दिया है, मोमेंटम का निकालना है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो इसमें से कोई एक आंसर उठाओ और x + y + xy/100 लगाओ, तब हमें ये 300% मिलना चाहिए। अब आप इतना ओवरव्यू देखो, 1500 ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि संवेग में हमेशा कम होगा, गतिज ऊर्जा में ज़्यादा होगा, क्योंकि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के। तो संवेग में अगर देखें हम 1500 ले नहीं सकते, 300 का 300 पूरा रहेगा नहीं। अब 30 और 100 में चैलेंज है, 30 इतना कम, 100 उठा के देखते हैं। तो जल्दी से हमने 100 रखा, 100 + 100 + 100 × 100 यानी कि पूरा हमें 300 मिल रहा है। यानी कि अगर मोमेंटम में 100% का चेंज करें तो काइनेटिक। अब देखो इसी में अगर आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो कि डायरेक्ट 300 को उठा के आप फॉर्मूला लगाने लगे x + y + xy/100, तो आपको 1500 एक आंसर दिख रहा है, जिसको आप हो सकता है जल्दी में क्लिक कर दो। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है कि गतिज ऊर्जा में परसेंटेज चेंज देके मोमेंटम का पूछा है या मोमेंटम का देके काइनेटिक एनर्जी का पूछा है। अगर मोमेंटम का देके काइनेटिक का पूछे तब तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाओगे, ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार किसी सड़क के मोड़ को, यानी कि एक सर्कुलर पथ है, उसको 20 मीटर/सेकंड की चाल से पार कर रही है। यदि सड़क के और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो इतना है, तो पाथ की रेडियस क्या होगी। तो देखो वृत्तीय पथ पर अगर चल रहा है वो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का v² = μ/r/g, जहाँ पे म्यू होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, r होती है उस पाथ की रेडियस सर्कुलर के लिए, और g होता है ग्रेविटी। आपको पता है g का मान कितना होता है, 10, अगर ना दिया रहे तो। अगर क्वेश्चन में 9.8 दिया रहे तब ठीक है। अब कोफिशिएंट है 0.5, r का मतलब रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस, तो रेडियस हमें फाइंड करनी है, इंटू जी की वैल्यू है 10, और यहाँ पे हमने रखा v² यानी कि उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करोगे तो 400 रखेंगे। अब देखो 400 में एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 40 और 0.5 इधर आएगा, तो 40/0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 का डेसिमल खत्म करेंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा, तो यहाँ से इसको करेंगे तो 80 मीटर, यानी कि 80 मीटर इसका राइट आंसर है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चंस अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आपको बहुत मिल रहा होगा कि उस पाथ की रेडियस पूछ देता है। कभी कभी क्या पता है, रेडियस भी दे दे और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दे और जी का वैल्यू पता ही है, तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी पूछ दे। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। किसी द्रव का यंग गुणांक कितना होता है। तो देखो 3 तरह के प्रत्यास्था गुणांक होते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी वाले में क्या बात कर रहा है। तो देखो अगर द्रव की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो यंग प्रत्यास्था गुणांक 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर इसी में आपसे आयतनात्मक, क्योंकि वॉल्यूम होता है द्रव, अगर आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक पूछता तब उसका मान अनंत हो जाता। क्या हो जाता, अनंत हो जाता। ठीक है, और इसी में अगर अपरूपण गुणांक भी पूछ देते, 3 तरह के होते हैं, तो वो भी 0 होता है, क्योंकि वो लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए केवल आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक होता है। इस तरह से कोई रिगिड बॉडी होगी तो उसमें यंग प्रत्यास्था गुणांक अनंत होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें क्या कह रहा है कि एक m मास का बॉडी है, उसको अर्थ से इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक, यानी कि एस्केप कर जाए। कुल मिला के इतना कह रहा है कि किसी m मास की बॉडी को किस काइनेटिक एनर्जी से हम फेंकें कि वो एस्केप कर जाए। तो वैसे काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv² नॉर्मली, लेकिन एस्केप है तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी रख देंगे। अब 12 m एस्केप वेलोसिटी होता है √2gr, सबको पता होगा इसका फॉर्मूला। अब इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो mgr सीधा कितना आ रहा है आंसर, mgr, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन को हल्के में मत लेना बस आप लोग। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये इररिलेवेंट है, जिनको लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग क्या करो कि एक बार अपने सीनियर्स से कंसल्ट करो कि इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सीनियर्स को भेजो। अगर आपका कोई गाइडेंस आपको देता है, कोई आपका ऐसा है मार्गदर्शक, तो बस एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे
तो एक बार उनसे आप ज़रूर अपने टीचर को देके स्क्रीनशॉट भेजो और पूछो क्या सर ये क्वेश्चन रिलेवेंट है। तो अगर वो कहे कि हाँ रिलेवेंट है, आपको नीड है इन पे फोकस करने की, देन पढ़ना, अदरवाइज यू कैन। जल की एक बूंद को 27 छोटी बूंदों में स्प्रे किया गया है, छोटी बूंद के भीतर आधे के दाब बड़ी बूंद के कंपैरेटिवली कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कर पाना मैं ट्रेडिशनली बता सकता हूँ इसको 2 मिनट वेस्ट करके, लेकिन फिर फ़ायदा क्या है, आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच ये है कि यहाँ पे आपको कोई क्यूब मिलेगा, 64 होगा, 27 होगा, 8 होगा। तो इस क्यूब को देख के आपके मेंटली ये प्रोसेस हो जानी चाहिए कि रेडियस का अनुपात 3:1 हुए। अगर 64 होता तो 4:1 हो जाता, हर बात बताता हूँ, 8 होता तो 2:1 होता। यानी कि हमें रेडियस का रेशियो फाइंड कर लेना है, केवल ये देख के कि कितनी छोटी बूंदों में स्प्रे किया गया है। अब हमने देखा आधी किताब का फॉर्मूला होता है P=2T/R, यानी कि रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये अगर 3:1 है तो आंसर 1/3 होगा या 3 गुना होगा, यानी कि 2 गुना वाला सिस्टम, आधा वाला तो हम हटा देते हैं। अब 1/3 और 3 गुना में कन्फ्यूज क्या कि अगर छोटी बूंद बनी है, छोटी बूंद के भीतर पूछा गया है, छोटी बूंद की रेडियस कम होती है और रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, अगर रेडियस कम होती है तो ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थॉट प्रोसेस में चेंज लाना है कि इस क्वेश्चन को करने नहीं बैठ जाना है कि इसके वॉल्यूम को फॉर्मूला लगाओ 4/3 πr³ इक्वल करो बड़ी वाली बूंद के πr³, यहाँ पे आप 27 लिखो, फिर इनको काटो। तो ये सब अगर ट्रेडिशनली करोगे तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये ऑड लगता है। आपको सीधा इस तरह से यूज टू हो जाना है कि आपको कम से कम जो है वो करना पड़े कैलकुलेशन। रेडॉन की जो हाफ एज है 20 मिनट है। देखो जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं तो उनमें क्या होता है, वो टाइम टू टाइम एमिट होते रहते हैं, उनमें से अल्फ़ा बीटा वो सभी। तो क्या होता है कि वो एक टाइम के बाद कुछ कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो उसी पे क्वेश्चन बनता है कि रेडियो एक्टिव की आयु 20 मिनट है, अर्ध आयु, अगर इसकी सक्रियता घटकर अपने इनिशियल का 1/16 रह जाएगी कितने समय में। तो देखो इस क्वेश्चन में एक तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा और दूसरा आपको ये बात बताऊंगा कि ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा 2 का कोई पावर होगी, 1/8 होगी, 1/32 होगी, 2 का पावर हमेशा मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को बिगिनिंग आप कहाँ से करोगे, जो सक्रियता आप लिखोगे फाइनल और इनिशियल और लिखोगे इधर 1/2 की पावर n, सबसे पहला काम। इसका सबसे जो ईजीएस्ट मेथड है। अब जो फाइनल है कितना 16 इनिशियल था, फाइनली 1 रह गया, 1/16 रह गया, तो 1/16 को हम 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 4 करोगे तो 16 मिलता है। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू मिल गया, बस इतना मेंटली आई होप अगर 16 आपने देखा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे या तो 16 होगा या 32 होगा, 64 होगा। तो जैसे हमने n का वैल्यू आप सिर्फ इसको देख के मेंटली निकाल सकते हो, 4 आ गया। अब एक फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए कि जो सक्रियता का समय होगा, एमिटिंग टाइम होगा, वो T½ गुणा n होता है। तो T½ अर्ध आयु है 20 मिनट, n का मान हमने इसको 16 को देख के निकाला था 4, तो 80 मिनट इसका राइट आंसर है। हो सकता है इसमें विघटन का समय 80 मिनट दे देता, आपसे T½ पूछ लेता, तो T½ क्या हो जाता, विघटन के समय में आप n से डिवाइड कर देते। कुल मिला के आपको n तो फाइंड करना ही है और n आपको मेंटली फाइंड करना है। आज के बाद आपको हर बार लिखना नहीं है, कम से कम विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। जैसा कि मैं हर वीडियो मेरा स्लोगन हो गया है कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स जो लाइंस होती हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-1/2, और ये आपको दिया जाएगा 4 हैं कि 3 हैं या 5 है, जो भी है। तो यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 में से 1 गया 3/2, 2 से कट किया तो 3×2=6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो, अभी मैं अब ये बार बार नहीं कहूँगा, ये क्वेश्चन भाई मेरे जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर में जो स्टूडेंट्स निकलते हैं फिर आके वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं आके, तो तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश में जो अभी फोकस कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, उनको बहुत प्रॉफिट होगा। जो हल्के में ले रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, वो बाद में रियलाइज़ करोगे। अगर आपके पास कोई चांस नहीं बचा तो फिर रिग्रेट करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। और अदरवाइज चांस हुआ तो बहुत लड़कों के साथ ऐसे ही होता है, पहले हल्के में लेते हैं, पेपर दे के आते हैं, तब पता चलता है कि यही क्वेश्चन वहाँ रखे हुए मिलते हैं, फिर वो अगले ईयर से फिर सीरियस होकर पढ़ने लग जाते हैं। तो क्या फ़ायदा 1-2 साल और भटकना पड़े। तो इसलिए मैं कहता हूँ सीरियस हो जाओ, ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, टू द पॉइंट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, देखो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि डी ब्रोगली तरंग मैक्सिमम जो है वो किस तरह, कौन सा इसमें, तो इसमें बीटा पार्टिकल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर आपको पता है, पीछे से आप वीडियो सभी देख रहे हो, बहुत खुशी होती है, कमेंट करते हो, ज़रूर बताना कि इसका बीटा कैसे होता है, पीछे वीडियो अगर देखा है तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गोली को 36 से 50 डिग्री के एंगल पे दागा जाता है तो उसका रेंज जो है 2.5 किलोमीटर होता है। अगर गोली उसी बेग से 45 डिग्री के एंगल पे दागी जाए तब क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत एक अच्छी बात सिखाऊंगा।
इसमें गलती होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि आर रेंज का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। लड़का क्या करेगा, आप उसको दिख गया ये कांस्टेंट है, उसने कहा है कि नियत वेग से, तो आर क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देगा साइन थीटा के एंगल के। जो गलती करोगे आप लोग, मैं आपको बताऊं कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है साइन 2 थीटा था फॉर्मूले में, तो 2 थीटा करना, ठीक है। अब आप कर दो R1 बटे R2 कर दो यहाँ पे, और 2 थीटा, अब यहाँ पे 15 था तो 15 में 2 थीटा करोगे तो 15 दूना 30 साइन 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 बटे नीचे साइन यहाँ पे 45 था, तो 45 में भी 2 थीटा करोगे तो साइन 45 दूना 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1। तो इस तरह से 1/2 आएगा इधर R1 बटे R2, तो R2 निकालेंगे तो 2R1 निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को गुणा R में होगा, तो पहले जो R था उसका 2 गुना आंसर होगा, यानी कि 2.5 का 2 गुना 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। तो बताना सिर्फ यही था इस क्वेश्चन में कि एंगल आपको डायरेक्ट 15 और 45 हो सकता है, यहाँ पे 30 और 60 होते, तो डायरेक्ट 30 और 60 नहीं रखना है, 2 थीटा यानी कि उनका मल्टीप्लाइज कर देना है, क्योंकि फॉर्मूले में साइन 2 थीटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोली का मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, अगर एक लटका हुआ वो है जिसमें रेत भरी हुई है, उसमें गोली हमने दागी तो वो धंस गई उसी में, तो जो बोरा है उस जिसमें रेत था वो किस बेग से पीछे गया। आपने मूवीज़ में देखा होगा, अब तो खैर इतना कम, पहले मूवीज़ में क्या होता था कि एक रेत का रहता था बोरा, और जो सन्नी देओल टाइप जो रहते थे वो बॉक्सिंग करते थे उसमें। तो बेसिकली उसमें क्या है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है कि प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, यानी कि संवेग उसमें संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि गोली कितना पीछे किस वेलोसिटी से वो बोरा पीछे जाएगा, तो आपको रेखीय संवेग लीनियर जो कंजर्वेशन लगा देना है मोमेंटम का। वो क्या होता है कि m1v1 प्लस m2v2, मतलब उनके इंडिविजुअल्स की जो मोमेंटम है वो फाइनल क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, दोनों का मास जुड़ जाएगा गोली और उसका, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखो m1 उस, देखो ये पॉइंट से आप कंफ्यूज नहीं होना, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उनकी कैलकुलेशन बड़ी इजी होती है। अब आप देखना यहाँ पे पॉइंट है, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन सुपर इजी है। m1 है 0.2, यानी कि गोली का मास कितना है 0.2 रखा, v1 वेलोसिटी गोली की कितनी है 500, प्लस m2 v2, अब ये तो पोर्शन जीरो ही हो जाना है, क्योंकि v2 का मतलब हुआ m2 का मतलब हुआ उस बोरे का मास, और v2 पहले इनिशियली मतलब गोली दागने से पहले उसका वेलोसिटी जीरो रहा होगा, तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि जब उसमें गोली लगेगी तभी तो मोशन में आएगा। और फाइनल जो मास है वो कितना हो जाएगा 0.2, तो उसका रहा गोली का, और 7.8 उस बोरे का रहा, ये इतना मास हो गया, और ये भी हमें फाइंड करना है। अब हमने देखा कि 0.2 का मतलब हो गया 2/10, एक जीरो खत्म हुआ तो 2/10, यानी कि इधर हमें 100 मिल गया, बटे इधर 7.8 में 0.2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो 100/8 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 12.5 आएगा। 100/8 को आप काटोगे, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। तो इतना इजी था ये क्वेश्चन, मतलब इतना टफ भी नहीं था। तो क्या मैंने कहने का मतलब यही है सिर्फ कि ये क्वेश्चन, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अगर 30% की रेंज में भी ये क्वेश्चन अगर आता है चांसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको असमान परिच्छेद वाले पाइप में जल बह रहा है, किसी स्थान पर पाइप की रेडियस किसी अन्य स्थान की कंपैरिजन में 1/4 रह जाती है, तो इस स्थान पर जो वेलोसिटी है, जल का वेग है, वो क्या होगा। तो आपने इस तरह का एक फिगर बनाया होगा 12th में, यहाँ पे जो इंटर करने वाला यहाँ पे फाइनल जल निकल रहा है, तो इनका जो क्रॉस सेक्शन है यानी कि AV है वो कांस्टेंट रहता है, A और V का मल्टीप्लाई AV यानी कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 रहता है इस तरह के क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन मैंने अब सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि एरिया आपको पता है पाइप का क्या होगा पाई r², तो r1 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर इंटू V2। अब पाई से पाई कट जाना है, तो हमें फाइनली ये आपको पता है कि रेडियस आपकी 1/4 रही थी, अगर रेडियस 1/4 रही थी तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 गुना, सिंपली आपको दिख रहा है वहाँ से। अब हर बार कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 गुना एक ही दिख रहा है, 64 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता। तो हर बार अगर ऐसे ऑप्शन है तो जरूरी नहीं कि आपको पेन उठाना पड़े। हाँ, इसमें अगर 1/16 और होता है यानी कि वो तब आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि 16 गुना होगा कि 1/16 होगा। तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो फिर उठाना ही क्या, क्योंकि स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो अब इसमें हर बार ये आदत मत डाल लेना कि साबुन हमने देखा हमने 40/r लगा दिया। नो डाउट साबुन के लिए केस में 40/r होता है अधिकतम, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो कि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है वो थोड़ा लॉजिकली कि आर का वायु का बुलबुला है लेकिन वो साबुन के घोल के अंदर बनाया गया है, तो इसमें इसके भीतर ना कि साबुन वाले के भीतर आदिक दाब पूछा गया है, इसी वायु के बुलबुले के भीतर पूछा गया है, तो इसका आंसर 2T/r ही होगा। आप ये मत देख लेना कि ये थोड़े इस तरह से ऑप्शन लिखे हैं तो इसमें क्लिक करने लग जाओ। और वैसे साबुन के लिए आपको पता होगा 40/r होता है, क्योंकि इसमें एरिया 2 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के तापों में 63 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, तो सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर कितना होगा।
तो देखो ऑनेस्टी बताओ कि अगर आप अभी पॉज करो और अगर आपका कल पेपर है, जैसा का लॉकडाउन ना होता तो हो जाता, तो क्या इस क्वेश्चन को आप अभी कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो अपना आपको वैल्यूट करते चला करो, तो आप बहुत अच्छे हो, तैयारी आपकी तब भी ठीक है। जो नहीं कर पा रहे उनको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखो ये फॉर्मूला सबको पता होगा, 90% बच्चों को पता होगा कि सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। हम इसका कहीं भी यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा गया है। फ़ारेनहाइट में डिफरेंस इतना था, तो सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना कि 9 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो अंतर होता है, अब अंतर मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आप अंतर वाले क्वेश्चन में देख लेना, वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर के बराबर होता है डिफरेंस के क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ से हमें 63 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये पूछा गया है, तो ये अगर 7 गुना है तो ये 7 गुना 5 7 35 हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन करना भी हमसे सीखो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लिखो कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 5/9, फिर आप लिखो कि 63 डिग्री या 63 का गुणा करते फिरो। सीधा सीधा आप देखो कि 9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 63 हमें चाहिए, इसका 7 गुना है तो ये भी 7 गुना, यानी कि 35 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप प्रवणता। यदि इतने मीटर लंबी एक छड़ में ताप प्रवणता इतनी है, छड़ के तप्त सिरे यानी कि जो एक उसका हॉट पार्ट होगा, एक सिरा हॉट होगा एक कोल्ड होगा, तो ठंडे सिरे का टेम्परेचर पूछा है, तप्त सिरे का दिया है। देखो इस क्वेश्चन में मैं दो बातें आपको सिखाऊंगा। एक तो क्या कि पहले इसको बता दूँ, ताप प्रवणता जो होता है वो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स यानी कि उसकी लेंथ इज इक्वल टू जो हमें 80 दिया गया है। अब डेल्टा थीटा का मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं तो लिखें तो 30 है, और दूसरा हमें थीटा 2 फाइंड करना है। एक्स का मतलब वो पॉइंट की छड़ की दूरी कितनी है 0.5 का 80 में गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस थीटा 2 बराबर 40 हुआ। तो यहाँ से हम थीटा 2 अगर उधर ले जाएं तो हमें माइनस का 10 मिला, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अब कोई बच्चा सोच सकता था कि हम 30 माइनस थीटा 2 क्यों किया, हम थीटा 2 माइनस 30 क्यों नहीं कर सकते? तो आप कर लो ना, थीटा 2 माइनस 30 जब करोगे तो बटे 0.5 करोगे तो 0.5 उधर जाएगा तो उधर 40 बचेगा, 30 उधर जाके हमें 70 बना देगा। तो ये आपको एग्जाम में कब थीटा 2 माइनस 30 करना है, कब थीटा माइनस 30 करना है, याद रखना कि जब ताप प्रवणता आपको नेगेटिव दी जाए, जब ताप प्रवणता आपको नेगेटिव दी जाए तब आप फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि ठंडे वाले में से गर्म वाला घटाओगे, ठीक है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टंकी की दीवार में तल से 20 मीटर नीचे छिद्र कर दिया गया है, तो द्रव का बहिस्राव वेग क्या होगा? आपको सबको ये वाले क्वेश्चंस पता होंगे। छेद कर दिया जाता है तो जो वेलोसिटी होती है वो होती है, क्या फॉर्मूला होता है 2gh, तो स्क्वायर रूट में, तो 2g का वैल्यू 10, h का मान आपको दिया गया है हाइट 20, तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये 20 गुणा 20 है तो 1 20 बाहर आएगा, यानी कि द्रव का बहिस्राव वेग जो है 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। इसमें कुछ ऐसा वो था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं? आपको पता है रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर XY, ये सभी रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये सभी होते हैं, लेकिन जो अल्फा और बीटा होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होते, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो उनकी नेचर जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। नेवी में भी इसी साल पूछा गया था। पोलराइड इस प्रकार रखें कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। एक पोलराइड को 45 डिग्री घुमाया गया है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम उसकी अधिकतम के कितने प्रतिशत है? तो देखो पोलराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि I=I0, मतलब जो इनिशियली इंटेंसिटी होगी और कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है। तो इसमें अभी देखो ये भी बताऊंगा कि एक और डिफरेंट टाइप कैसे बनता है। तो I/I0 यानी कि उसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर परसेंटेज निकालना है दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 45 करेंगे तो कॉस 45 का मान 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, उधर 100 का गुणा करा तो हमें 50% मिल गया। लेकिन क्या है कि मैं हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन से रिलेटेड वो चीज़ जरूर समझ लिया करो जो थोड़ा इसी क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकता है। अगर दो पोलराइड क्रॉसित अवस्था में रखे हों तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। सपोज अगर दोनों मतलब क्रॉसित का मतलब 90 डिग्री के एंगल पे रखे हों, तब में जो एंगल रहेगा वो आपको 90 माइनस थीटा, अगर 30 होता है यहाँ पे तब फिर 90 माइनस थीटा इसी अप्रोच में 60 रखना होता है, ठीक है। 45 है तो वो कोइंसिडेंस है कि 90 में से 45 कट के 45 ही आ गया। लेकिन अगर 30 है तो सबसे पहली बात अगर क्रॉसित रखे हैं दो तो 90 माइनस थीटा रखना है एंगल का वैल्यू, और जो I रहेगा वो I0/2 रखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं, दो हैं पोलराइड वो क्रॉसित रखे हैं और उसी में ये रेशियो पूछा जाए I/I0 का, तो क्या हो जाएगा, एक तो अगर थीटा अगर 60 दिया गया सपोज,
तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 केवल नहीं करेंगे, यहाँ पे 1/2 भी करेंगे। मैंने बताया था आई इक्वल टू आई नॉट बटे 0, 1/2 भी करेंगे। तो 1/2 कॉस स्क्वायर 30 करेंगे तो 1/2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 वर्ग करेंगे तो 3/8 हुआ। 3/8 में 100 का गुणा किया तो 33.5 37% हुआ। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरा वीडियो जरूर देख लेना, जाके सर्च करना प्रकाश का ध्रुवण बाई लक्ष्य एयरफोर्स। अब मेरा वो प्रकाश का ध्रुवण वाला वीडियो तो इतना मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है कि यूट्यूब पे अगर नॉर्मली कोई 12th का बच्चा भी प्रकाश का ध्रुवण सर्च करता है, सिंपली लिखता है प्रकाश का ध्रुवण MCQ, तो मेरा वीडियो सजेस्ट होता है टॉप 2 सेकंड नंबर पे या थर्ड पे, तो वो जाके देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके 2 टाइप बनते हैं, एक वो क्रॉसित वाला और एक ये सिंपल जो मैंने अभी कराया। यदि प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो नाभिक की बाउंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, ये मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन बस यही है कि अगर पहले आपने कभी नहीं किए तो सोचना पड़ेगा थोड़ा, और एग्जाम में अगर सोचना पड़ा तो फिर थोड़ा माइंड सेट बिगड़ जाता है। आपको पता है कि ई क्या होता है, MC², ठीक है। बंधन ऊर्जा के लिए डेल्टा MC² कर देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि C² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो E'/E करेंगे तो C'/C का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब C' हमें कितनी दी गई है, 10⁸, और वैसे होती कितनी है चाल, 3 × 10⁸। इनका स्क्वायर करेंगे, पावर 8 से पावर 8 कट जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9, यानी कि ये आपको देखते ही आंसर मिल गया। तो इसमें भी पेन और पेपर नहीं चलाना था। कैसे, 10⁸ से हमें पता है 3 × 10⁸ होता है, तो जब डिवाइड करेंगे कट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9। पहला क्वेश्चन है कि एक गोताखोर समुद्र में 30 मीटर की गहराई पर तैर रहा है, उस पर लगने वाला कुल दाब कितना होगा, कितना वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा दो H⍴G, जहाँ पे H है वो हाइट या गहराई डेप्थ कह सकते हो, जो कि 30 मीटर दी गई है। रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, सवाल में गिवन रहेगी, ठीक है, डोंट वरी, अगर याद है तो अच्छी बात है। जी की वैल्यू 10, तो हमने इसे सॉल्व किया तो 3 × 10⁵ मिला, ठीक है। अब ये हमें मिला क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब का एक मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब एक अपनी नोटबुक में पॉइंट लिख लो कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस सिमिलरली अगर हम इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को वायुमंडलीय दाब में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से देख रहे हो 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁵ से डिवाइड किया तो ये कट गया, यानी कि हमें मिल गया 3 वायुमंडलीय दाब मिल गया प्रेशर। जो ऑप्शन भी दिखेगा आपको ये नहीं लगाना है। याद रखना कि अगर गोताखोर का क्वेश्चन आए तो इस पे जो टोटल जो दाब लग रहा होगा, जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा, वो इसमें एक जोड़ के आंसर लिखना, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब भी इसमें जो टोटल लगेगा वो इसमें आपका जल स्तर का दाब तो ये H⍴G से हमने निकाल लिया, लेकिन इस पे जो टोटल लगेगा वो एक जोड़ के आंसर लिखना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तांबे के 2 टुकड़ों को 1 mm तथा 2 mm मोटे तारों में खींचा जाता है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखो वीडियो का बेस्ट आउटपुट के लिए आप लोग खुद से पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कर लिया करो, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टिविटी और लेंथ अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा, तार का πr²। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम R1/R2 निकालना चाहें तो ये L1/L2 हो जाएगा, क्योंकि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटू R। अब ये R के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर R2 का स्क्वायर बटे नीचे R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास R2 और R1 का स्क्वायर तो हमें मिल गया, क्योंकि 1 mm और 2 mm है, लेकिन हम L1 और L2 का कहाँ से लाएं रेशियो। तो उसके लिए यहाँ पे एक हिंट्स दी हुई है कि 1 किलोग्राम के हैं, यानी कि दोनों का मास सेम है। अगर मास सेम, देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, अगर मास सेम है तो उनका वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, जिससे हमें L1 और L2 का रेशियो मिलेगा। कैसे कि अगर मास सेम है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर सकते हैं, तो πr1 का स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल टू πr2 का स्क्वायर इंटू L2। तो यहाँ से अगर पाई से पाई काट दें तो L1 और L2 का जो हमें रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि R2/R1 का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से हम L1 और L2 की जगह पे R1 और R2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 और नीचे लिखेंगे R1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी R2 है और यहाँ पे भी R2 है, ये अब 2 स्क्वायर ये था, 1 स्क्वायर ये था, तो ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि हमें मिल गया R2/R1 की पावर 4। अब R2 है 2 और R1 है 1, यानी कि 2/1 की पावर 4 करेंगे तो 16:1, यानी कि D इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मोबाइल की स्क्रीन पे आप पूरा नहीं समझ पाते हो, लेकिन आप ये मुझे 100% विश्वास है कि अगर आप इसको एक बार बैक करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट लेंस कि वायु में फोकस दूरी 20 है
तो जल में फोकस दूरी कितनी होगी यदि ANG और ANW दिए गए हैं। तो देखो ANG होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष और ANW होता है वाटर का एयर के सापेक्ष। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसके लिए आप याद रखना कि जो फोकल लेंथ वाटर में होगी वो होगी ANG-1 बटे WNG-1 इंटू जो F होगी फोकल लेंथ होगी जो एयर में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा चैलेंजिंग ये रहेगा आपके लिए कि ANG तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन WNG आप एक स्टेप आगे निकालना पड़ेगा आपको। क्या WNG बराबर होता है ANG बटे ANW। ये फॉर्मूला शायद मैं 20 बार बता चुका हूँ आपको। अब देखो ANG तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, अब इसी फॉर्मूले में रखना स्टार्ट किया तो ANG हमारा है 3/2, तो 3/2 -1 बटे WNG निकालने के लिए हमें इससे भाग देना पड़ेगा, तो 3/2 बटे 4/3 करेंगे तो हमें 9/8 मिलेगा, तो 9/8 -1, 9/8 -1। अब देखो 3/2 में से 1 जाएगा तो हमें 1/2 मिलेगा, और नीचे 9/8 में से 1 जाएगा तो 1/8 मिलेगा, यानी कि फाइनली 8 ऊपर जाएगा तो 8/2 यानी कि 4 मिल गया, यानी कि 4 इंटू फोकल लेंथ एयर की। तो फोकल लेंथ एयर की कितनी थी 20, यानी कि उसकी वायु में फोकस दूरी 20 थी, तो 20 का 4 में गुणा करेंगे तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट पे वर्क करता है। यदि लोड को 3 एम्पियर धारा देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो टर्म्स का रेशियो है वो 1 और 15 है, तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा क्या होगी। तो देखो इसके लिए आप सबसे पहले कुछ बातें लिख लो जिनका स्क्रीनशॉट ले लेना, कि जो NS/NP यानी कि जो उनकी टर्म्स यानी कि फेरों की संख्या का अनुपात होगा, S का मतलब सेकेंडरी है, द्वितीयक है, और P का मतलब प्राइमरी है, वो आपका होगा VS/VP। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि VP इंटू IP यानी P का मतलब प्राइमरी इज इक्वल टू VS इंटू IS। अगर हम इसमें देखें कि हमें प्राइमरी यानी कि IP हमें फाइंड करना है, प्राइमरी में धारा निकालनी है, तो उधर VS/VP हो जाएगा और इंटू I जो है सेकेंडरी का रहेगा। अब VS/VP जो है वो हम NS/NP लिख सकते हैं, और NS/NP हमें दिया गया है, सेकेंडरी में है 15 टर्म्स और प्राइमरी में है 1, तो यहाँ पे हम 15/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15/1 इनका रेशियो। VS/VP को हम लिख सकते हैं NS/NP यानी कि फेरों की संख्या के अनुपात में, तो 15 और 1, और इंटू IS यानी कि सेकेंडरी में कितनी थी 3 एम्पियर, तो 3 का हमने कर दिया, तो 15 × 45 इसका आंसर हो गया। अब कोई ये सोच सकता है कि ये 3 एम्पियर कैसे पता है कि ये सेकेंडरी की ही है, तो देखो हमें फाइंड किसकी करनी है प्राइमरी की, तो मतलब एक जो दी गई है वो किसकी होगी सेकेंडरी की, तो इसमें कुछ इतना सोचना ही नहीं था, तो इस तरह से इसको कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट से है कि सूर्य का प्रकाश जब जल पर 53 डिग्री का से आपतित होता है तो परावर्तित होकर समतल ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित का मतलब पोलराइज्ड हो जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कोण क्या होगा। तो कुल मिला के हमसे ये कह रहा है कि जैसे ही हमने ये सवाल देखा कि ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब ये एंगल हमें, देखो आप याद रखना कि पोलराइज्ड एंगल यानी कि ध्रुवण कोण प्लस R हमें 90 डिग्री होता है, ये रिजल्ट आप याद रखना। अगर पोलराइजेशन ऑफ लाइट का आपने सेपरेट जो मैंने वीडियो बनाया है वो देखा होगा तो आप इसको ईजिली कर पा रहे हो। तो IP यानी कि ये हमें कितना दिया है 53, प्लस हमें अपवर्तन कोण निकालना है, क्या निकालना है प्रकाश का अपवर्तन कोण, R हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 90, तो R हमारा हो जाएगा 90 में से 53 घटाएंगे कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। आई थिंक हमारा जो PDF बनाते समय ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर के उधर हो गए, देखो छठवां पहले था, अब फर्स्ट वाला अब आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंग ने एक डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, उससे क्वेश्चंस हर बार एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। इवन अगर आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट वाला जो मॉडल पेपर करोगे उसमें भी एक कॉन्सेप्ट इससे पूछा गया है। यदि स्लिटों व पर्दों के बीच की दूरी 2 गुनी और स्लिटों से पर्दे की दूरी आधी कर दे, वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी होता है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि छोटा डी क्या होता है और बड़ा डी क्या होता है। जो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आप याद रखना जो कैपिटल D होता है वो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी होती है, और जो स्मॉल d होता है वो स्लिटों की आपस में बीच की दूरी होती है। अब इसको कर पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम देखें तो ये D1/D2 करेंगे और इंटू, अब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम छोटा d को ऊपर D2 करेंगे और D1 करेंगे। अब उसने कहा है कि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि पहले तो D1 यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर तो d ही रखते हैं, नीचे वाली आधी करेंगे तो D/2 करेंगे, तो बाई 2 करेंगे तो जो ऊपर जाएगा बटे वाला इंटू, अब ये उसने क्या कहा है कि आधी कर दी जाए तथा स्लिटों के बीच की दूरी 2 गुनी, यानी कि इसको हम डुअल करेंगे, मतलब ये 2d होगा और बटे नीचे d,
तो डी से डी कटा, ये कटा, तो ये 4 हमें दिख रहा है। तो मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो W1 बटे W2 हमें कितना मिल गया 4। तो यहाँ से W2 निकालेंगे, इधर ले जाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। ठीक है, फिर वही हर क्वेश्चन में जैसा मैंने कहा कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, और जैसे एक बार में समझ में, क्योंकि हर तरह के इंसान होते हैं, कुछ को थोड़ा लेट समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार देख लो। जिनको एक बार में आ रही है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर 32 है तो आई लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो देखो इसमें क्या है कि मैं देखता हूँ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेजर जो स्टूडेंट्स है वो उसमें एक गलती ये करते हैं कि बस उनको 4+φ पता रहता है, तो वो हमेशा यही जोड़ने की कोशिश करते हैं, 32, 8, 40 मार्क कर देंगे, जो थोड़ा गलत होता है। मैं पहले गलती इसलिए बता देता हूँ क्योंकि वो गलती आपसे ना हो। देखो इस क्वेश्चन के लिए आप याद रख सकते हो जो आप मैग्नीफाइंग पावर का जो ME यानी कि आई लेंस का और अभिदृश्यक का मल्टीपल होता है। तो अब यहाँ से हमें नेत्र लेंस का निकालना है यानी कि आई का निकालना है। तो ओवरऑल जो सूक्ष्मदर्शी की 32 थी बटे उसमें अभिदृश्यक का भाग दे दो कितना, 8 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, यानी कि आई लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 4 आ जाएगी। इसका 4 इसका राइट आंसर। किलोग्राम का एक पिंड है जिसको 2.5 मीटर की रस्सी से बांधकर सर्कुलर पथ में घुमाया जाता है, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे उस पिंड की वेलोसिटी क्या होगी? तो 2 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लो। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √GR। अगर लोएस्ट पॉइंट पे हमें फाइंड करनी हो तो उसके लिए वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है √5GR। दोनों फॉर्मूले मैंने साथ में इसलिए लिख दिया क्योंकि साथ में आप मेमोराइज कर लेना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक फैक्ट और याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होता है वेलोसिटी और लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होती है वेलोसिटी, आपको फॉर्मूले से भी दिख रही होगी। अब सिंपली क्या कह रहा है कि उच्चतम बिंदु पे मतलब हाईएस्ट पे, और हाईएस्ट पे होती है लोएस्ट वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? GR, √G की वैल्यू आपको अगर क्वेश्चन में ना गिवन रहे तो 10 रखनी होती है ग्रेविटी की, इंटू R का मतलब उस रस्सी की लेंथ, तो कितनी है लेंथ? 2.5। अब हमें ये डेसिमल खत्म करना है तो एक नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना कि इसमें मैंने बताया कि ये तो लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे हो गया। अब जो मैंने लोएस्ट पॉइंट पे जो हाईएस्ट वेलोसिटी होगी 5GR, कभी कभी यहाँ पे टेंशन भी पूछते हैं, तनाव पूछते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 6mg। अब आपने देखा कि इस फॉर्मूले में यानी कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमें उसके मास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर डोरी का तनाव पूछ है तब वहाँ पे उसके मास से भी मतलब रहता है। तो इसके लिए जो मैंने फॉर्मूले बताए उनका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कई बार डिफेंस एग्जाम में पूछा गया। गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, फर्श से टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 40% की डिक्रीज हो जाता है, तो इस सिचुएशन में गेंद कितनी हाइट तक जाएगी? तो देखो पहले हाइट दी गई है 20 मीटर से। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ऊर्जा में 40% की कमी आई है, मतलब वो क्या कह रहा है कि ऊर्जा में 40% की कमी आई है, मतलब रेस्ट एनर्जी है वो 60% बची होगी, यानी कि अब की बार जब बॉल रिबाउंड होकर ऊपर जाएगी तो वो 60% एनर्जी के साथ जाएगी। तो बस यही आपको अगर अप्रोच यही लगेगी उसमें क्या कि अब की बार जो उसकी MGH पोटेंशियल, अब H डैश कर लेते हैं, तो वो कितनी पोटेंशियल से जाएगा? MGH का 60%, क्योंकि 40 तो उसका वेस्ट हो गया, 40% में कमी आ गई, तो अब 60% एनर्जी के साथ वो रिबाउंड होगी। तो अब कितनी हाइट वो हमें H डैश फाइंड करनी है। M से M कट गया, G से G कट गया, तो H डैश हमारा आ जाएगा H डैश आ गया जो इनिशियल H थी इंटू 60/100। अब इनिशियल H उसने कितना कहा था कि 20 मीटर ऊंचाई से गिराया गया, तो यहाँ पे 20 रखते हैं, तो 20 से ये 5 बार कट गया, तो 5 से 60 को काटेंगे तो 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा C। यानी कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए गेंद के रिबाउंड वाला और वो कहे कि इसकी एफिशिएंसी में उसकी ऊर्जा में 40% की कमी आ जाती है, तो याद रखना कि उसकी पोटेंशियल जो नई पोटेंशियल होगी वो 60% यानी कि इनिशियल का 60% पे वर्क करेगी। ठीक है, 5 किलोग्राम की मशीन गन 1 मिनट में 50 ग्राम की 30 गोलियां दागती है। गोलियों की वेलोसिटी दी है 400 मीटर पर सेकेंड, तो मशीन गन को आखिर कितने फोर्स की नीड होगी? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देना है। फोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम
बटे टाइम, यानी कि उसके संवेग में जो परिवर्तन हो रहा होता है वही होता है। लेकिन अगर मशीन 1 वाला केस आ जाए और गोलियों की बात करी जाए तो आगे नंबर ऑफ गोली और लगा देते हैं, यानी कि गोलियों की संख्या। अब देखो n, संवेग मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब n की वैल्यू कितनी है 50। अब इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम रहेगी कि इन वैल्यूज़ को रखना। अब 30 गोलियां थी तो हमने n का वैल्यू 30 रखा इंटू मास। अब देखो 50 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में रखना है, तो 50 गुणा 10 की घात -3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको किलोग्राम में बदल दिया इंटू v, वेलोसिटी उसकी कितनी दी गई है 400 मीटर पर सेकंड, तो 400 रख दिया, ओवर टाइम। टाइम का मतलब इन्होंने कहा है कि 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, अगर हमने वो मीटर में रखा है तो ये सेकंड में रखेंगे। अब इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर लोगे तो आपका 10 न्यूटन आएगा, सब पूरा कट जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन फोर्स की नीड होगी उसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। यानी कि इसी एफिशिएंसी से अगर वो 30 गोलियां कंटिन्यू दागता रहे तो उसको 10 न्यूटन फोर्स की। इसी सैटेलाइट का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 1.96 है, जबकि अर्थ पे 9.80 है। यदि अर्थ पे 5 मीटर की ऊंचाई तक कूदना अगर सेफ रहे तो उस उपग्रह पर कितने हाइट से कूदना सेफ रहेगा। तो देखो इस तरह से आपको पता होगा, जैसे का मून का एग्जांपल अगर लें कि मून पे ग्रेविटी अर्थ का 1/6 रहता है, तो अगर यहाँ पे अर्थ पे किसी का वेट 60 है तो मून पे 10 रह जाता है। सिमिलरली कूदने वाले में उल्टा रहता है कि अगर अर्थ पे अगर आप 6 कूद पा रहे हो सेफ अगर है, तो मून पे उसका 36 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जब इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दिए हो तो आपको क्या करना है कि एक अप्रोच लगा देनी है, G1H1 = G2H2। इसका मैं ओरिजिन भी बता दूंगा, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इसको हम सैटेलाइट का मान लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी थी 1.96 इंटू एच हमें फाइंड करनी है कि कितना सेफ रहेगा उस पे लिए, और अर्थ के लिए था 9.80 इंटू H2, अर्थ के लिए वो हाइट दी गई थी 5 मीटर। तो इसको 1.96 से ये पूरा 5 बार कट जाएगा, तो यानी कि उससे हमें 25 5 जा 25, यानी कि 25 मीटर तक अगर वहाँ से कूदते हैं तो सेफ रहेगा। इसमें 25 ऑप्शन नहीं, आई थिंक आप 25 एक ई ऑप्शन लिख सकते हो 25, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था। अब मैं आपको बता दूं कि यह आया कैसे था। देखो आप v² बराबर u² प्लस 2gh लगाओगे उसके लिए, ठीक है। तो इसमें ये 0 रखोगे तो ये 2g1h बनाएगा, और उसके लिए v2² अगर करोगे तो 2g2h2 आएगा। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप सीधा रिजल्ट ये याद रख सकते हो, G1H1 = G2H2, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। वैसे मून का अगर स्पेशल केस मून की बात करेगा तो हो सकता है वो मून पे इंडिविजुअल ग्रेविटी ना दे, सीधा कह दे कि अगर अर्थ पे आपका 6 कूद पा रहा है तो मून पे कितना कूद पाएगा। तो आपको पता है कि मून पे ग्रेविटेशनल 1/6 है। अब अगर 1/6 है तो आपको पता है कि G1H1 / G2H2 से करोगे तो आपको यहाँ से 36 डायरेक्ट आंसर आएगा। और वेट के केस में उल्टा रहता है, अगर कहता है कि अर्थ पे किसी का 60 किलोग्राम भार है तो वो व्यक्ति चंद्रमा पे जाता है तो उसका भार कितना रह जाएगा, तब भार के केस में उल्टा 1/6 यानी कि 10 kg उसका मून पे भार रह जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से करना था, ठीक है। तो आप इस अपनी नोटबुक में जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उनको प्लीज़ लिखते जरूर जाना। 9 ओम के रेजिस्टेंस के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट कितना होगा, यानी कि उस शंट का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली आप छोड़ देते हो और यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन इंश्योर कर देते हैं, 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है। तो फिर क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है सिंपल, कि शंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा Ig/I - Ig जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा। अब देखो इन्होंने कहा है कि 10% धारा भेजने के लिए मेन का मुख्य धारा का 10%, यानी कि Ig अगर हम फाइंड करें तो वो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना आएगा, मेन का 10%, मतलब 10/100, यानी कि I/10 आएगा। अब सिंपली Ig की वैल्यू हमें मिल गई I/10, हमने रख दी I/10 बटे I माइनस Ig की वैल्यू I/10 इंटू गैल्वेनोमीटर का जो कितना था 99। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा यहाँ से 9/10, ये चीज़ आएगी 9/10, I से I कट जाएगा, तो जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 ओम हमारा राइट आंसर आएगा। तो क्या एक ट्रांजिस्टर परिपथ में 3 तरह की करंट दी हुई है, संग्राहक आधार यानी कि बेस करंट, और संग्राहक मतलब कलेक्टर करंट, और परिपथ में उत्सर्जक धारा हमें फाइंड करनी है, यानी कि एमीटर करंट फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला जो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि IE = IB यानी कि बेस करंट प्लस IC यानी कि कलेक्टर, यानी कि एमीटर की हमें फाइंड करनी है। हो सकता है आपको एमीटर की भी दे देता और कलेक्टर की फाइंड करनी होती तो आप एमीटर में से इसका बेस करंट घटा देते। कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। तो बेस करंट कितना है, आधार धारा 2 है तो 2 प्लस जो संग्राहक की 13 है तो 13 जोड़ दिया तो इसका आंसर आ गया 15।